टॉपिक छूट गया है वो पूरा क्लास अगर प्रेजेंट रहते तो उनको टॉपिक पता चल जाएगा। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि अशोक का धर्म क्या था और इसके विभिन्न सिद्धांत क्या थे। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे तो वो हम बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। बिंदुसार के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठता है। मौर्य सम्राट का ये शासक था। तो एक प्रतिभाशाली, एक बहुआयामी और सैनिक रूप से संपन्न व्यक्ति था। इनके सामने इनको जो साम्राज्य मिला वो अफगानिस्तान, आप पश्चिम में ले ले तो अफगानिस्तान, पूरब में इधर बंगाल, उत्तर में पूरा कश्मीर तक, और नीचे में, नीचे मीन्स कि दक्षिण वाले एरिया में आंध्र प्रदेश पूरा और कर्नाटक आधा, यानी नीचे में सिर्फ केरल आप छोड़ दे, तमिलनाडु छोड़ दे, तो बाकी पूरा भारत जो आप देख रहे हैं वो अशोक के नियंत्रण में था। तो इतना बड़ा साम्राज्य इनके पास मिला। उसी दौरान में जब इनका राज्याभिषेक होता अभिषेक होता है तो विभिन्न स्रोत के द्वारा हम लोग को ये जानकारी मिलता है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद, वो समय है 261 ईसा पूर्व, 261 बीसी, उस साल में अशोक के द्वारा अपना इनके राज्य से सटा हुआ एक राज्य था, उस समय का नाम था उसका कलिंग, जो अभी वर्तमान का उड़ीसा कहलाता है। उड़ीसा जो राज्य है अभी हम लोग का, वो उस समय का कलिंग था। यहाँ के राजा थे नंदराज। काफी मजबूत राज था, काफी शक्तिशाली राज था। आपको ध्यान होगा कि मगध के उत्थान में भी हम आपको चर्चा किए थे कि कलिंग को जीता गया था। लेकिन नंद वंश के समय भी, जब नंद वंश लास्ट में कमजोर हो गया तो उसी समय कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। क्योंकि वो इतना मजबूत और शक्तिशाली था कि नंद जैसे बलशाली राजवंश के समय भी खुद को स्वतंत्र रखने में सक्षम हो पाया। और मगध का सीमा, मौर्य साम्राज्य का सीमा उसके कलिंग राज से सटा हुआ था। तो आप जान रहे हैं कि पड़ोस में है और जो शक्तिशाली है तो वो चाहता है कि पड़ोसी को हड़प ले। जब अशोक अपने राजगद्दी पर बैठा तो उनको कलिंग के स्वतंत्र स्थिति के बारे में पता चला। तो इनका साम्राज्यवादी प्रसार शुरू से ही, माइंड ऐसा नहीं था कि शुरू में ही इनका हृदय परिवर्तित था या मन परिवर्तित था, ऐसा नहीं था। तो इनसे देखा नहीं गया। तो कलिंग पर 261 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया अशोक ने। इसका वर्णन हम लोग को दो स्रोत से मिलता है। अशोक के द्वारा जो शिलालेख वगैरह लिखवाए गए थे, तो उन शिलालेखों को, चलिए पहले एक शिलालेख के बारे में हम छोटा सा बताते हैं आप लोग को। कंफ्यूजन होता होगा कि अशोक का, कहीं लिखा होगा कि अशोक का दूसरा शिलालेख, कहीं लिखा होगा अशोक का पहला लघु शिलालेख, स्तंभ अभिलेख। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने तरह का उन्होंने शिलालेख लिखवाया था। तो तो इसको आप समझिए कि अशोक जो है, जो भी अभिलेख लिखवाए वो लगभग सारे के सारे पत्थर पर लिखवाए, पाषाण पर लिखवाए, पत्थर पे उत्कीर्ण करवाए गए थे, खोद खोद कर। और ये जो इनको प्रेरणा मिली थी वो एक जो देश है अभी ईरान, वहां का एक शासक था डेरियस। डेरियस नामक शासक था जो ईरान का था। वो पहला व्यक्ति था पूरे विश्व में जो अपनी बातों को, अपने आज्ञा को, अपने सिद्धांतों को पत्थर पे लिखवाने का परंपरा शुरू किया था। तो कहीं न कहीं वहां से प्रेरणा मिली और भारतीय राजाओं में प्रथम व्यक्ति था अशोक, जो कि पत्थरों पर इस तरीके का राज्यादेश या सिद्धांत लिखवाकर विभिन्न भागों में उसको पहुंचवाया था और स्थापित करवाया था। तो इस तरीके के टोटल 4 कैटेगरी है इनके शिलालेखों का। जो पहला कैटेगरी है उस कैटेगरी को कहा जाता है बड़े शिलालेख, बृहत शिलालेख। उसका साइज मान के चलिए काफी बड़ा है, हम लोगों से भी बड़ा हो सकता है। जो दूसरा कैटेगरी है वो है लघु शिलालेख। वो भी शिला ही है लेकिन उसका साइज छोटा है। तो इसको कैटेगराइज कर दिया गया। जो छोटे शिलालेख है उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया और उसका नामांकन इस तरीके से किया गया कि पहला लघु शिलालेख,
दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा लघु शिलालेख, चौथा लघु शिलालेख, छोटे वाले साइज को, जो एक दूसरे से कहीं न कहीं मिलते जुलते थे। जो बड़े वाले थे उनका भी वर्गीकरण इसी रूप में किया गया। पहला शिलालेख या पहला बृहत शिलालेख, फिर दूसरा बृहत शिलालेख, फिर तीसरा बृहत शिलालेख। तो साइज के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया। एक तीसरा कैटेगरी है इनके शिलालेख का, जिसको स्तंभ अभिलेख कहा गया। स्तंभ अभिलेख का सीधा सा अर्थ आप समझिए, आप पिलर देख रहे हैं, आपके घर में घर जो बना है वो पिलर पे ही खड़ा है। उस पिलर को आप इमेजिन कीजिए, तो वो उस तरीके का बड़ा सा एंटिटी जो पिलर के रूप में हो, वो स्वतंत्र रूप से कहीं पे अच्छे तरीके से उसको नींव बना के गाड़ दिया गया, खड़ा कर दिया गया, जो जमीन के ऊपर में है। उस पर भी चीजों को लिखा गया है, उस पर भी खोदा गया, लिखा नहीं गया, सॉरी, खोद खोद के लिखा गया है। तो इस तरीके का भी स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ शिला विभिन्न भारत के विभिन्न भागों में मिला है, तो उसको स्तंभ कहा गया। स्तंभ मीन्स पिलर, इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, पिलर। तीन कैटेगरी हो गया। और चौथा है जो इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तो वो अन्य अभिलेख के रूप में इनका गिना जाता है। तो वो जो अन्य अभिलेख है, वो उनका नामांकन उस हिसाब से हुआ कि फलाने जगह से मिला है, लुम्बिनी से मिला तो लुम्बिनी अभिलेख हो गया, तक्षशिला से मिला तक्षशिला अभिलेख हो गया, बराबर गुफा से मिला तो बराबर गुफा हो गया, तो उसका नाम के साथ होगा। और जो कैटेगराइज्ड है तीन, वो इस ही रूप में होगा कि पहला बृहत शिलालेख या पहला लघु शिलालेख या पहला स्तंभ अभिलेख। अब इसमें भी चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो बृहत शिलालेख है अशोक का, उसका टोटल संख्या है 14, बड़े वाले। और उससे जो छोटे वाला कैटेगरी है लघु शिलालेख, उसका टोटल संख्या है 13। और जो स्तंभ अभिलेख है, पिलर, सर बड़ी वाला शिलालेख क्या वाले शिलालेख कितना है? बड़े शिलालेख 14, 14, 14, छोटे वाला 13, 13। और जो स्तंभ अभिलेख है उसका संख्या है 7, 7। 7 विभिन्न जगहों पर मिला, 7 स्तंभ, तो 14, 13 और 7। इसके अलावे जो अन्य अभिलेख है, वो अन्य अभिलेख जहां पे मिला है उसके नाम से है, तो उसका संख्या नहीं कहीं दिया हुआ है, वो बीच बीच में जहां आता है तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि फलाने जगह का मिला है। तो ये शिलालेख आपको बता दिए। अब इसमें ये हम इसलिए चर्चा किए कि 13वां जो शिलालेख है, यानी बड़ा वाला बृहत शिलालेख, वो 13वां शिलालेख में इस कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग में जो एक राजा हुआ बाद के समय में, अशोक के समय में नहीं, बाद के समय में, खारवेल, खारवेल का नाम सुने होंगे। तो वो एक अभिलेख लिखवाया था, उसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया था उसका नाम था हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख उसका नाम इस, यस, 14, 13, 7, ठीक है। लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस पे, बहुत टॉपिक है, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल के द्वारा लिखा गया था बाद के समय में, वो भी कलिंग का ही शासक था। तो उस हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इस युद्ध का चर्चा है। और अशोक के द्वारा जो 13वां अभिलेख लिखवाया गया था, उसमें भी इसका चर्चा है। तो ये कहा गया है इस अभिलेख में कि ये जो कलिंग का युद्ध हुआ, इसमें 1 लाख लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं भी मरी और छोटे छोटे बच्चे भी मरे। 1.5 लाख लोग को बंदी बना लिया गया, वो कहीं न कहीं घायल हुआ, कोई बहुत अधिक घायल हुआ, कोई कम घायल हुआ। तो उसमें क्या है कि इतने अधिक संख्या सुनने में थोड़ा सा लगता है, सही नहीं लगता है, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ, अच्छा खासा संख्या में लोग मरा, महिलाएं भी मरी और बच्चे भी मरे। तो कहा गया है कि अशोक जो है, जो ये दृश्य देखा, उनके द्वारा जो कलिंग का विजय किया गया और ये जो दृश्य देखा, तो कहीं न कहीं इसको बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप के कारण से मन में ठाना कि नहीं, अब मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसे विजय से क्या फायदा जिसमें कि लोग
मर जाए, गरीब को सताया जाए और दूसरे राज्य को जो हम अपने में समाहित कर रहे हैं या जीत रहे हैं, उसका कोई और विधि होना चाहिए। मार के जीतने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे इस कलिंग युद्ध में जो विभीषिका था, नरसंहार हुआ, उसके कारण से उसके कारण से अच्छा, आप लोग मैसेज बंद कीजिए, लास्ट में प्रयास करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि बार बार मैसेज स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है तो उसको पढ़ना पड़ जा रहा है, फिर क्लास नहीं पूरा हो पाएगा। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मारकाट हुआ, जो हिंसा हुआ, तो इसके कारण से जो है उनका हृदय परिवर्तित हुआ, ये मान्य है। एक और इतिहासकार का वर्ग है, अभी थोड़ा देर के बाद आएंगे, जो 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 ये मानता है कि और भी कुछ रीजन रहा है अशोक के द्वारा धर्म अपनाए जाने का, करते हैं डिस्कस। तो ये जो कलिंग युद्ध है, ये कलिंग युद्ध कहीं न कहीं इनके मस्तिष्क पर इस एक तरीके का इफेक्ट किया कि नहीं, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं हुआ, ये गलत था, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। फिर कुछ इतिहासकार का एक ग्रुप है जो ये मानता है कि नहीं, सिर्फ कलिंग युद्ध ही जिम्मेदार नहीं था अशोक के हृदय परिवर्तन का, मन के चेंज होने का, बल्कि उस दौर में जो सामाजिक क्रांति, जो धार्मिक क्रांति चल रही थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में, वो ब्राह्मणिकल जो अंधविश्वास था, जो रूढ़िवादी जो कर्मकांड था, जो अनुचित कर्मकांड थे, उसके अगेंस्ट में कहीं न कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारतीय समाज में अपना प्रभुत्व बना रहा था, अपने आप को मजबूती से रख रहा था। उसका भी प्रभाव एक संवेदनशील व्यक्ति पे पड़ेगा। तो वो जो संवेदनशील व्यक्ति है, अशोक को संवेदनशील व्यक्ति माना गया है। तो जो संवेदनशील व्यक्ति है वो इन सब चीजों को देखता है, गौर करता है, और गौर करने के बाद कहीं न कहीं अपने आप में अपना लेता है। इसी वजह से ये दोनों चीज, कलिंग और जो धार्मिक आंदोलन चल रहा था, वो अशोक को प्रेरित किया कि लोगों का भौतिक और आत्मिक कल्याण किया जाए, ना कि लोगों को मार दिया जाए। लोगों में सामाजिक भावना का विकास किया जाए, लोग अपना उत्तरदायित्व को समझें, यानी लोग अपना कर्तव्य समझें। धर्म जो वर्ड है धर्म जो वर्ड है, वो धर्म अभी हम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी के रूप में हम लोग इसको जान रहे हैं। जब शुरू में धर्म का आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो शुरू में धर्म का कॉन्सेप्ट इस तरीके का धर्म नहीं था जो अभी हम लोग मानते हैं। धर्म का मतलब था कर्तव्य, धर्म का मतलब था सामाजिक दायित्व, धर्म का मतलब था उचित व्यवहार। अभी भी हम अपने समाज में सुनते हैं ना कि तुम अपना धर्म ठीक से नहीं निभा रहा है, मतलब तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारा जो उत्तरदायित्व है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, वो तुम ठीक से नहीं निभा रहा है। बाद में धीरे धीरे इस धर्म का एक संकुचित व्याख्या हो गया, तो जाके हमारे सामने में अभी अलग अलग धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे हैं, और उनमें उनको जो सिद्धांत दिया गया तो वो अब इस हिसाब से हो गया कि हिंदू उसको नहीं मानेगा और मुसलमान इसको नहीं मानेगा। एक्चुअल में धर्म वर्ड कर्तव्य को डिनोट करता है। तो धर्म जो शब्द है वो शब्द है संस्कृत शब्द, इसका जो अनुवाद प्राकृत भाषा में कीजिएगा, पाली भाषा में कीजिएगा, जिसमें कि बौद्ध धर्म ग्रंथ वगैरह लिखा गया है, तो ये धम्म हो जाता है। तो धर्म यानी कर्तव्य, संस्कृत में वर्ड है, वही चीज का बौद्ध में धम्म हो जाता है। धम्म माने कर्तव्य, आचार विचार, सामाजिक कर्तव्य, हमारा आपका जो उत्तरदायित्व है वो। तो अशोक का जो धर्म है वो इस हिसाब में देखे जाने का जरूरत है। वो धर्म नहीं होकर एक कर्तव्यों का समूह था, आचार विचार का समूह था, या किसी एक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं था, बल्कि यह सब भारतीय धर्मों के लिए एक रूप से लागू था। बौद्ध धर्म से कुछ अच्छे चीज लिए गए, ब्राह्मण धर्म से कुछ चीज लिए गए, सब धर्मों से लिया गया, और उन सारे धर्मों से जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लेकर
धम्म के रूप में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसको विभिन्न शिलालेखों पर लिखवाया गया और उनके साम्राज्य के विभिन्न-विभिन्न हिस्सों में उनको पहुँचाया गया। अब यहाँ एक और चीज़ है, देखिए कितना अशोक इंटेलिजेंट व्यक्ति था, संवेदनशील व्यक्ति था, उसको इस रूप में समझे जाने का ज़रूरत है कि जो अशोक अपने इन आदर्शों को, अपने इन एक तरह से आदेश भी दिया है, आदर्श भी प्रस्तुत किया है, साम्राज्य के जो विभिन्न भागों में भेजा, तो वो इस बात का ख़्याल रखा कि क्या वहाँ के लोग इसको समझ पाएँगे या वहाँ के लोग इसको समझ नहीं पाएँगे। तो उसके लिए एक उपाय अपनाया। जितने इन्होंने शिलालेख, स्तंभ अभिलेख या छोटे अभिलेख लिखवाए थे और जिस एरिया में इनको भेजना था, वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में लिखाया गया था। इसी कारण से अशोक का जो भी अभिलेख हम लोग को प्राप्त है, वो कुल मिला के 4 लिपि में है। अभी जो आप और हम कॉपी पे लिखते हैं, वो देवनागरी लिपि है। इसी तरीके का 4 लिपि और रहा उस समय में। तो जो भारत का जो मेन भूमि है, इमेजिन कीजिए, भारत देखिए, भारत का जो मेन भूमि है, यहाँ पर जितने अभिलेख स्थापित करवाए गए, लिखवाए गए, वो मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखवाया गया। तो ब्राह्मी लिपि का संख्या सबसे अधिक होगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए जो अभिलेख है उसका संख्या सबसे अधिक होगा क्योंकि भारत बड़ा क्षेत्र था। भारत से जो सटा हुआ पाकिस्तान है, अभी के लिए पाकिस्तान है, उस समय तो भारत का ही हिस्सा था। वहाँ जो लेख भिजवाए गए थे, वो भिजवाए गए थे खरोष्ठी लिपि में, क्योंकि खरोष्ठी उस एरिया का लोकल था। जो लोग वहाँ के लोकल थे, वो उसको बेहतर तरीके से पढ़ के समझ सकते थे। फिर पाकिस्तान से जब आप पश्चिम की तरफ जाते हैं, कोने में, तो अफ़गानिस्तान मिलता है। अफ़गानिस्तान भी उस समय अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। तो वहाँ पर जो भिजवाया गया था, उसमें जो लिपि का यूज़ हुआ था, वो था अरमाइक लिपि। वो वहाँ के लिए लोकल चीज़ था। ब्राह्मी हो गया भारत के लिए, खरोष्ठी हो गया पाकिस्तान वाले एरिया के लिए और अरमाइक हो गया अफ़गानिस्तान वाले एरिया के लिए। इसके अलावे अशोक का संबंध विदेश से भी था। तो वहाँ पर जो उन्होंने अपना लेखनी को भिजवाया एज ए गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप दूसरे राज्य में, ग्रीक एक लिपि है, तो ग्रीक लिपि में भी लिखवा के ग्रीक प्रदेश में भेजा गया। मिस्र वाला जो प्रदेश है, जो मिस्र वाला देश है अभी के समय में, उस वाले एरिया में भी इनका अभिलेख भिजवाया गया था। चूंकि वहां पे ग्रीक भाषा चलता था, ग्रीक ग्रीक लिपि था, तो ग्रीक भिजवाया गया। तो टोटल 4 लिपि में भिजवाया गया और इनमें जो मेन चीज था, उसका क्रक्स ये था इनके सिद्धांत का, वो एक व्यवहारिक आचरण था। जो अशोक का धर्म है वो व्यवहार था। इसका जितने भी सिद्धांत था वो ऑलमोस्ट अभी के समय में आप खोजिए तो सब धर्म में मिल जाएगा। इसका आधार सबसे पहला अहिंसा पे जोड़ दिया। उसके बाद जो सहिष्णुता है, आपस में जो प्रेम भाव है, उस पे जोड़ दिया। एक धर्म एक एक धर्म पे आधारित नहीं रहा। इनका जो प्रचार प्रसार है वो एक धर्म पे आधारित नहीं रहा, बल्कि सारे धर्म के अच्छे अच्छे चीजों को समाहित किया। नागरिकों का भलाई का प्रयास किया, नागरिकों में सहिष्णुता और सामाजिक भावना, सामाजिक सद्विचार, सामाजिक सद्भाव, इन भावनाओं को जागृत करने का कोशिश किया। उसके पीछे जो रीजन था, उसके पीछे रीजन ये था कि अशोक के सामने एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध जीत लिया, एक नया प्रदेश को अपने में शामिल भी कर लिया। तो क्या अशोक इस हद तक शांतिवादी हो गया था कि उसको अब अपने साम्राज्य से कोई मतलब नहीं था, कि जिसको दूर जाना है जाइए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा? ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपना जो साम्राज्य था उसको उसी रूप में बनाए रखने का प्रयास में ये सब चीज किया है। ऐसा नहीं था कि हम साधु हो गए, संत हो गए और जिसको जहां जाना है जाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहने का भाव नहीं था। जो अभिलेख इनके द्वारा लिखवाया गया है, उससे जो सीमांत प्रांत में जो शिकारी लोग थे, जो कबीलाई लोग थे, जो जनजाति लोग थे, जो बहेलिया लोग था, ये कहीं ना कहीं आक्रामक लोग थे, बर्बर था, हिंसक था। उन लोग के बीच ये फैलाया गया कि राजा
का आप लोग से आग्रह है कि आप लोग शांति से रहें, समाज में सब शांति से रहे, सब सद्भाव से रहे, जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है, वो लागू करवाने का कोशिश था। तो ऐसा सोर्स बताता है कि इसका असर जो है शिकारियों पर, बहेलियों पर, बर्बर जातियों पर पड़ा था और वो लोग जो है हिंसा के रास्ता को छोड़कर कहीं न कहीं शांति वाले रास्ता को अपनाया और शांतिपूर्वक अपना समय व्यतीत किया। बीच-बीच में अशोक के द्वारा ये भी कहा गया कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। मतलब आप अपराधी घोषित होंगे, आपको इसका दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए आप बेहतर है कि धर्म के अनुसार से चले, आचार-विचार, सिद्धांत, प्रेम भाव से रहे। तो ये आह्वान उनके द्वारा किया गया था, इन सिद्धांतों के द्वारा। तो इसमें था कि एक ये आचार संहिता हुआ और इस आचार संहिता के तहत जो है पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का जो मूलभूत सिद्धांत है, उस मूलभूत सिद्धांत को जो है वो लागू करने का कोशिश किया। इसी बीच में इसमें ये भी कहा गया कि आप अपने बड़ों का आदर कीजिए, आप अपने गुरु का आदर कीजिए। जो आपके घर में नौकर है, जो सेवक है, उसके प्रति आप उचित व्यवहार कीजिए। जो ब्राह्मण है, जो दान देने जो श्रमण है, जो सन्यासी लोग हैं, आप उनको दान दीजिए। ये आपका कर्तव्य है और सभी प्रेम भाव से रहे, सभी आपस में मिल-जुल के रहे। सभी आपस में मिल-जुल कर रहे और कोई अगर इस अव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो हम जो है अ, उसको दंड देंगे। ये भी उनके द्वारा कहा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हाँ, हम लोग जो है देखते हैं कि अशोक के द्वारा क्या-क्या उपाय किया गया था। धर्म के प्रसार के लिए जो अशोक का उपाय था, वो क्या-क्या किया गया था। तो सबसे पहले धीरे-धीरे हम बोलेंगे, आप चाहे तो पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रचार प्रसार हुआ था वो विभिन्न देशों में इनके द्वारा राजदूत भेजा गया था। ये आप जान रहे होंगे कि अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कल के क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम यूट्यूब पे ध्यान में आया, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। कल प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हम बाय मिस्टेक बिंबिसार बोल दिए थे और एक्चुअल में वो अजात शत्रु है। और दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कालाशोक का था और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के समय में हुआ। अशोक के समय जो बौद्ध संगीति हुआ, उस बौद्ध संगीति के बाद विभिन्न धर्म के दूतों को अलग-अलग देशों में भेजा गया। तो पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अशोक के द्वारा शांति दूत को भेजा गया था। फिर दूसरा पॉइंट में है कि जो श्रीलंका है, वहाँ का जो बौद्ध परंपरा है और वहाँ का जो दीपवंश और महावंश जो 2 महाकाव्य है, उसमें ये लिखा हुआ है कि श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी अशोक के द्वारा दूत को भेजा गया था। तीसरा कदम जो इनके द्वारा उठाया गया था वो ये था कि बौद्ध धर्म, ब्राह्मण, किसका माइक ऑन है? सर कौन नजीर, सा टॉपिक? नजीर माइक ऑफ प्लीज। हेलो सर, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, कालाशोक शिशुनाग वंश का था और तृतीय जो है जो अभी हम लोग अशोक पढ़ रहे हैं तो उसका। तो देखिए, जो तीसरा जो उपाय किया गया था वो ये था कि बौद्ध, ब्राह्मण और आजीविक आजीविक जो थे उनको, वो भी एक अलग संप्रदाय थे, धर्म के जैसा ही संप्रदाय था, अभी नहीं है, उनको दान दिया गया था। जैसा ये अपना सिद्धांत में बोलते हैं कि इनको दान दिया जाना चाहिए, तो बौद्ध को भी दान दिया
आजीवक को भी दान दिया, ब्राह्मण को भी दान दिया, अगर जैन का कोई आया है तो उनको भी दान दिया। नेक्स्ट जो इनके द्वारा जो का क्लास उपाय चल किया रहा है गया था, तुमको ये भी नहीं पता है किस चीज का क्लास चल रहा है? सर, ये तो पता है किस टॉपिक पे चल रहा है। तो कब ज्वाइन किया है, कितना बजे? सर 8:15-20 में। तो 8:20 में क्लास आने का टाइम है, तो कैसे सर ज्वाइन सॉरी। किया अमिताभ सर तुमको? अशोक का धाम पढ़ा रहे, अशोक का धाम। ठीक है, सुनो। जो नेक्स्ट उपाय किया गया था, वो उपाय का नाम है धम्म यात्रा। धम्म यात्रा का मीन्स ये हो गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान था, उस बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थान, जैसे लुम्बिनी था, सारनाथ था, कपिलवस्तु था, तो उनका यात्रा करना चाहिए लोगों को। तो ये सिद्धांत भी था और अशोक के द्वारा उसको अपनाया भी गया था। नेक्स्ट जो था धर्म प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा, ये तो आपको बता ही दिए थे। नेक्स्ट जो उपाय किया गया था, अशोक अपने समय में बौद्ध धर्म का तीसरा सभा, संगीति बोला जाता है, लिखा हुआ मिलेगा आपको। संगीति का मतलब होता है कि साथ साथ गाना, जो भी बातें उस समय में थी तो वो उनको गायन के माध्यम से, कविता पाठ जिस हिसाब से होता है, तो कविता पाठ के हिसाब से समूह में कविता पाठ के हिसाब से जो है चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता था। तो ये जो प्रक्रिया था, इसको एक वर्ड से बोला गया है संगीति, साथ साथ मिलके गाना। एक्चुअल में वो सभा था। जो तीसरा संगीति था, सभा था, वो पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया गया था। अशोक जो है इसमें इनिशिएशन लिया था। ये हुआ। अब नेक्स्ट जो उपाय किया गया था धर्म के प्रसार के लिए, वो एक पद का सृजन किया गया था। उस पद का नाम था धम्म महामात्र। ये एक पोस्ट था। धम्म महामात्र एवं राजुक, ये दो पोस्ट थे जिनके द्वारा जो है समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो सोशल सामाजिक जो सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी चीज जरूरी था, इन दोनों अधिकारी को उनका दायित्व दिया गया, धम्म महामात्र को और राजुक को, कि आप समाज में जाए, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। अगर वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है तो आप उसको प्रयास कीजिए, अगर दंड देने का जरूरत है तो दंड भी दीजिए, और साथ में धम्म का प्रसार प्रचार कीजिए। तो धम्म का प्रसार प्रचार करने का अर्थ ये है कि जो सिद्धांत है वो उन लोगों के बीच में जाके बताइए, लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका जवाब दीजिए। राज्य में जो न्याय होगा, न्याय व्यवस्था, वो सही तरीके से लागू हो। न्याय अगर सही रहता है तो जनता हमेशा खुश रहती है। तो उसका भी जिम्मेदारी जो है इन्हीं दोनों को दिया गया। तो इन दोनों में मेन रूप से जो है राजुक को दिया गया। धम्म महामात्र को धर्म का प्रसार के लिए दिया गया, और राजुक को जो है न्याय व्यवस्था एवं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया। जो नेक्स्ट उपाय किया गया वो ये था कि बहुत सारे पशु पक्षी के हत्या पर रोक लगा दिया गया। इवन कि जो राजा का जो किचन था, राजा को जो रसोई था, उसमें भी लिमिट कर दिया गया कि एक दिन में इतने ही पक्षी मारे जाएंगे, और उसमें से भी ये बता दिया गया कि कौन सा पक्षी नहीं मारा जाएगा और कौन सा पक्षी मारा जा सकता है। जो मारा जा सकता है उसका संख्या भी निश्चित कर दिया गया, यानी पशु वध को निषेध किया गया एक सर्टेन लिमिट तक। नेक्स्ट जो उपाय किया गया वो ये था कि समाज में जितना तर्क भड़क वाला सामाजिक समारोह था, जितने भी थे जिसमें तर्क भड़क और खर्च ज्यादा हो रहा था, तो उन सब सामाजिक समारोह पर रोक लगा दिया गया। बोला गया कि नहीं, ये तरीका नहीं है, ये नहीं होगा। आप लोग सादा जीवन विचार से सादा जीवन जीने का कोशिश करें, और तर्क भड़क वाले चीजों को आप छोड़कर जो है आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट उपाय जो था, नेक्स्ट उपाय जो लास्ट था, वो ये था कि अपने साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से में उसके अनुरूप भाषा और उसके अनुरूप लिपि के तहत विभिन्न शिलालेख और स्तंभ लेख लिखवाया गया, जो हम आपको इससे पहले बताए भी थे। तो ये कुल मिला के 8-9 उपाय था
जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है अपनाया गया था अशोक के द्वारा। अब जो था वो नेक्स्ट टॉपिक था कि धम्म नीति कहाँ तक बौद्ध से प्रेरित है, बौद्ध धर्म से कितना प्रेरित है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझिएगा, समझिएगा तो बेहतर रहेगा। ये आप लोग के एक ऑनर्स क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये ऑनर्स में नहीं आएगा। ऑनर्स के बाद का बीपीएससी वगैरह या यूपीएससी वगैरह में देने जाते हैं, तो इन सब में जो है आपका ये जो अभी दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है अशोक का धम्म का ही पार्ट, थोड़ा हाई पढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को फायदा ही हो भविष्य में। तो क्वेश्चन है कि अशोक का जो धम्म नीति है वो कहाँ तक जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित था, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। आप ऑनर्स में तो एक इस साल जो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन इस हिसाब से है कि अशोक के धम्म का मूल्यांकन करें। ये सीधा सीधा एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन हो गया कि अशोक के धम्म का मूल्यांकन करें। तो अशोक के धम्म का मूल्यांकन करें तो इसमें आपको जो मर्जी है आप लिखिए, आप फ्री है, फ्री टू राइट एवरीथिंग। हम तो आपको टॉपिक टॉपिक करके बता रहे हैं। अगर आपके पास एग्जाम में समय हो तो आप इसको ब्लैक और ब्लू पेन से हाईलाइट करते हुए इसको आप लिख दें तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये है इस तरीके से ही टॉपिक बना के उसके अंदर में डिस्कस कर दे, फिर एक पेज खत्म होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक बना के कर दे, तो वो भी अशोक के धम्म का मूल्यांकन हो जाएगा। जब आप हायर जाएंगे तो वहां पे अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का धम्म कहाँ तक बौद्ध से प्रेरित था या अशोक कहाँ तक शांतिवादी था। तो पहले ये देखते हैं, जो अशोक का जो धर्म है, धम्म नीति, वो बौद्ध धर्म से कहाँ तक प्रेरित था। देखिए ये निश्चित है कि वो जो दौर था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का युग था। सामाजिक आंदोलन चल रहा था। ब्राह्मणिक जो धर्म है, जो हम लोग का जो धर्म अभी भी जो हम लोग मानते हैं, इसमें जो रूढ़िवादी कर्मकांड था, उसमें जो उसमें जो पशु हत्या था, पशुधन का जो हानि हो रहा था, तो उन सब के कारण से कहीं न कहीं अशोक जो देखा, चीजों को समझा, तो उनका रुझान, चूंकि वो संवेदनशील था, सोचने वाला व्यक्ति था, उसका रुझान इसके तरफ हुआ। तो क्या पूर्ण रूप से बौद्ध अपना लिया गया। देखिए ऐसा है, भबरू अभिलेख है एक, भबरू अभिलेख में कहा गया है, जो उसमें लिखित है उससे ये पता चलता है, भबरू नाम का एक जगह पे मिला तो भबरू अभिलेख कहा गया। तो वो कहा गया कि मान्य है कि अशोक अपना व्यक्तिगत धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को मानता था, इसमें कोई शक नहीं है। पहले वो ब्राह्मण हिंदू धर्म को मानता था और उसके जो आराध्य देव थे वो शिव थे, लेकिन कलिंग के बाद जो उसका हृदय में जो ये भाव उठा, तो उसका एक भतीजा था, उस भतीजा का नाम था निग्रोथ। निग्रोथ इससे पहले ही, अशोक से पहले ही दीक्षित हो चुका था बौद्ध धर्म में। तो जब भतीजा के साथ इसका वार्ता हुआ अशोक का, तो अशोक को बहुत अच्छा फील हुआ। उसको लगा कि ये व्यक्ति कितना शांति से अपने आप को जी रहा है, इसके मन में कोई बेचैनी नहीं है, हृदय इतना शांत है। तो वो इंस्पायर्ड हुआ अशोक। तो अशोक जो इंस्पायर्ड होता है वो अपने भतीजे से इंस्पायर्ड होता है, निग्रोथ नाम था उसका, और वो अशोक से पहले ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। तो उनसे क्वेश्चन था कि ये कहाँ से तुम लाते हो इस तरीके का जो तुम्हारा भाव है, स्वभाव है, तो हमें भी बताओ। तो फिर उनका इशारा बौद्ध धर्म के तरफ हुआ। तो बौद्ध धर्म के प्रति जब आकर्षण इनका बढ़ता है अशोक का, तो निग्रोध के माध्यम से वो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से मिलता है, उसका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। पहले वो शिव का भक्त था, हिंदू धर्म मानता था, ब्राह्मण धर्म मानता था, बाद में उपगुप्त के द्वारा वो बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये निश्चित है कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था, लेकिन क्या जो धम्म नीति अपनाया गया वो सिर्फ बौद्ध ही था। इसको आप इस रूप में देखेंगे,
आप इसका जब चर्चा करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट में आपको ये चर्चा करना है, ये जितने आचार विचार संहिता, बड़ों का आदर, छोटों का के प्रति प्यार, गुरु के प्रति आदर का भाव, अपने सेवकों को उचित व्यवहार, श्रमणों को दान देना, सन्यासियों को दान देना, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, पशु वध, बहेलियों को शिकार से रोका जाना, तो इन सब चीजों को चर्चा करेंगे, चर्चा किए हम लोग, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं है। हाँ, बौद्ध धर्म से जो एक चीज उठाया गया जिसपे सबसे अधिक बल रहा अशोक का, वो था अहिंसा का। तो पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से ही ये उठाया गया था। बौद्ध धर्म का जो कोर चीज था, जो क्रक्स था, नाम सुने होंगे अष्टांगिक मार्ग, नाम सुने होंगे 4 आर्य सत्य, नाम सुने होंगे कि जो निर्वाण, तो इन सब चीजों का धम्म नीति में कहीं कोई चर्चा नहीं है, बल्कि धम्म नीति में स्वर्ग का चर्चा है, जो हम लोग अभी यूज करते हैं अपने समाज में। तो ये नहीं कहा जा सकता है पूर्ण रूप से कि अशोक का धर्म पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म था। तो क्या क्या लिमिटेशंस था, उसका कुछ पॉइंट्स है, हम उसको बताते हैं। जो लिमिटेशन था, हाँ बोलो सर। अगर पूर्ण रूप से क्यों परिवर्तन किया, मतलब सनातन धर्म क्यों छोड़ा सर? सनातन धर्म छोड़ने के पीछे में बस 3 ही रीजन था। एक तो जो कर्मकांड बहुत जटिल था, रूढ़िवादी था, और दूसरा उसमें जो यज्ञ का जो परंपरा था जिसमें पशु बलि दिया जाता था। तो ये भी कहा गया है कि पशुधन का बहुत अधिक हानि हो रहा था। पशुधन उस समय साम्राज्य विस्तार के लिए, कृषि के लिए कहीं न कहीं जरूरी चीज था। तो जो भी कोई अपने दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति होगा वो इन सब चीजों पे गौर करेगा। और रीजन ये था कि उस समय 2 ऑप्शन था। अभी हमारे पास कांग्रेस के लिए विकल्प था मोदी जी, तो सब लोग उसको दिया, उनको दिए बहुमत। अब मोदी जी का कोई विकल्प आ जाएगा तो लोग मोदी जी से शिफ्ट कर जाएंगे। वजह यह है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत चरम पर है। चूंकि विकल्प नहीं है तो वही चलेगा। उस समय ब्राह्मण धर्म के रूढ़िवादिता के लिए और पशुधन का जो हानि हो रहा था, विकल्प था, विकल्प दिया गया था 2 लोग के द्वारा, बुद्ध के द्वारा और महावीर के द्वारा। तो जो संवेदनशील व्यक्ति थे, जो यहाँ से सोच पा रहे थे कि हाँ इधर कुछ प्रॉब्लम है, वो शिफ्ट कर गया। इस कारण से वो शिफ्ट किया था बौद्ध के प्रति, और कहीं न कहीं वो व्यक्तिगत रूप से उस हिसाब से था। व्यक्तिगत अगर उसके साम्राज्य का सभी लोग किए हुए थे, कहाँ लिखा हुआ है सभी लोग किया हुआ था? सिर्फ वही किए थे, सिर्फ वो किए थे। और वो अपना धर्म बौद्ध अपनाया, अपना व्यक्तिगत रूप से। साम्राज्य पे जो भी आदेश दिया वो बौद्ध धर्म नहीं था। किसी को भी फोर्स नहीं किया गया धर्मांतरण के लिए, धर्म रूपांतरण के लिए। ठीक है, तो क्या धर्म नीति जो है पूर्ण रूप से बौद्ध था? इसका लिमिटेशन नहीं। तो उसमें क्या क्या चीज था जिससे हम लोग इसको काउंटर कर सकते हैं कि बौद्ध नहीं था? 5-6 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि बौद्ध धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत था, जैसे अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य और निर्वाण, इसका धम्म नीति में कहीं भी जिक्र नहीं है। इसके जगह पर, निर्वाण के जगह पर धम्म नीति में स्वर्ग का आदर्श रखा गया, स्वर्ग प्राप्त करना है। तो स्वर्ग तो ब्राह्मण धर्म का है, और यह अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, निर्वाण जो है ये बौद्ध धर्म का है, तो वो भी नहीं है। उसके अलावे और जो आगे का चीज है, जो दान दिया गया अशोक के द्वारा, अगर अशोक ये बौद्ध धर्म का ही सारे चीज लोगों पे लागू करता तो वो सिर्फ बौद्ध भिक्षु को ही दान देता, बल्कि वो बौद्ध भिक्षु के साथ साथ ब्राह्मण और आजीवक जो था उनको भी दान दिया है। बराबर नाम का जो एक पहाड़ी है, अभी गया में है, वहां पर गुफा बनाया गया, वहां पे रहने के लिए उस संप्रदाय को वो गुफा दान में दे दिया गया। तो व्यक्तिगत रूप से भले जो हो, लेकिन जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें वो धर्मनिरपेक्ष था, सहिष्णु था। वो सिर्फ एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है। उसके बाद जो इसमें एक और पॉइंट है,
यूनानी लिपि में जो अभिलेख था ग्रीक में, उसमें धर्म शब्द के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया, उस वर्ड को इस्तेमाल किया गया यूसेबिया। यूसेबिया, ये जो यूसेबिया वर्ड है, इसका जो लिटरली मीनिंग है, शाब्दिक जो अर्थ है, उसका अर्थ है दया, करुणा और पवित्र आचरण। तो दया, करुणा और पवित्र आचरण के लिए एक समानार्थक जो यूनानी शब्द था यूसेबिया, उसका इस्तेमाल किया गया। यह एक समान शब्द था। अगर मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म ही होता ये, तो यूनानी जो दूसरे देश में हम लोग भेज दे रहे हैं, तो उसमें बौद्ध धर्म जो है बौद्ध लिख दिया जाता, उसमें 4 आर्य सत्य को डिनोट कर दिया जाता, अष्टांगिक मार्ग को डिनोट कर दिया जाता, लेकिन नहीं, एक सिंपल वर्ड यूसेबिया का इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ ये होता है कि करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए और लोगों का आचरण पवित्र होना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट है। और लास्ट में जो इसका पॉइंट है, इसमें आप लोग को ये लिखना है कि जब हम धम्म नीति का सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि धम्म नीति कहाँ-कहाँ से क्या-क्या लिया। तो सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद हम लोग ये पाते हैं कि ब्राह्मण धर्म से धम्म नीति के द्वारा दंड नीति लिया गया, अनुशासन लिया गया और राज शासन का जो व्यवस्था था वो लिया गया। बौद्ध धर्म से जो लिया गया चीज था वो था आचार शास्त्र, जो आचार शास्त्र का मतलब हो गया कि किसको कैसा बिहेव करना चाहिए, तथा नैतिकता एवं अहिंसा। अहिंसा आचार व्यवहार के लिए जो सिद्धांत है वो, अनैतिकता वाला व्यवहार, ये बौद्ध धर्म से लिया गया। और आजीवक संप्रदाय जो था, उससे एक रहस्यमयी चीज इसमें लिया गया, उसके डिटेल में सर इसमें नहीं जाना पशुवध है। होता था सर, पशुवध होता था। पशुवध पे 99% रोक लगा दिया गया था। सामाजिक जीवन में लोगों को बता दिया गया था कि आपको इस पशु को नहीं मारना है, अगर आपको मारना है तो आप बतख मार सकते हैं, आप मोर मार सकते हैं, लेकिन उसका भी लिमिट है कि आप एक दिन में इतना ही। ये जो राजकीय किचन था, उसमें जो आदेश था, उसमें आदेश था कि 1 हिरन और 2 मोर। अब सुनने में अजीब लगता है कि मोर खाता था, अब उस समय खाता होगा। तो 1 हिरन मरेगा और मैक्सिमम 2 मोर मरेगा। इससे ज्यादा का पशुवध राजकीय किचन में बंद कर दिया गया था, जबकि राजकीय किचन कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही लोगों के जीवन में भी मान के चलिए तो 99% पशु हत्या पर रोक लगा दिया गया था। जो शिकारी था, जो बहेलिया लोग था, उनको भी कहा गया है कि आप शिकार करना छोड़ दीजिए, आप कृषि अपनाइए, राजा आपको मदद करेगा। अब 100% क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जान सकता, वो तो जब उस दौर में हम लोग रहेंगे तो ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन जितना हम लोग के पास सोर्स है उससे यही सब चीज पता चलता है। तो बौद्ध धर्म था कि नहीं था, उसका ये सब चीजें हैं कि बौद्ध धर्म से अहिंसा लिया गया, आचार शास्त्र लिया गया, नैतिकता लिया गया, लेकिन बहुत सारे जो बेसिक चीज थे बौद्ध धर्म के, उनको छोड़ दिया गया। तो ये इस रूप में है कि 100% बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों से बेहतर बेहतर चीजों को उठा के लाया गया था। अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, वो सब टॉपिक है कि अशोक कहां तक शांतिवादी था, इसको डिस्कस करते हैं। अशोक पे ऐसा कहा गया है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूर्ण रूप से शांतिवादी हो गया। सही है या गलत है, ये इतिहास में एक डिबेट का मुद्दा है। इतिहास में हमेशा जो चीजें आपको लिखनी है, बिल्कुल एकदम अपना व्यू नहीं प्रकट कर देना है। जो डिबेट का मुद्दा है उसको आपको डिबेट का सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष दोनों लिख देना है, लास्ट में अपना कंक्लूजन कुछ नहीं देना। अब जहां तक अशोक कहां तक शांतिवादी था, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में हम लोग जो कंक्लूजन निकालेंगे तो वो हम लोग इस हिसाब से बताएंगे कि जो शांतिवादी जो पहल था वो व्यवहार के रूप में था,
ना कि एकमात्र रूप में। पहले डिस्कस करते हैं फिर बताते हैं। रोमिला थापर का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत बड़ी हिस्टोरियन रही है। उनका अशोक पे एक नया थीसिस आया। उनका ये कहना था कि नहीं, अशोक जो है, जो धर्म नीति लाया वो राजनीति से प्रेरित था। अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था, बल्कि इसके ही माध्यम से जीतना चाहता था। मतलब पॉलिटिकल जो एम्बिशन था उसको पूरा करने के लिए धर्म नीति अपनाया गया। बाद में इतिहास में रोमिला थापर के इस मत को पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है, लेकिन आपको जब भी लिखेंगे तो रोमिला थापर का ये चीज डिस्कस करेंगे तो आपको ठीक ठाक जो है मार्क्स मिलेगा। तो उसमें ये कहा गया था रोमिला थापर के द्वारा कि ये पॉलिटिकली एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपनाया गया था। एक्चुअल में जो जितने इसके अभिलेख वगैरह देखा गया है तो उसके आधार पर कहा गया कि नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल 100% सिर्फ पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए नहीं किया गया था, बल्कि कहीं न कहीं उनका अपना भी मन था। वो व्यक्ति ही ऐसा था कि झुक गया। जैसे अपने लोग के गांव में भी कुछ व्यक्ति को देखते होंगे ना, जो शुरू से ही बहुत धार्मिक रहता है, शादी विवाह भी कर दे तो अंत में परिवार को छोड़ के जाके बाबाजी बन जाता है। अब उसका क्या कीजिएगा, उसका माइंड ही उस हिसाब का है। तो कहीं न कहीं अशोक का माइंड ही इतना संवेदनशील था कि वो इसके तरफ आकृष्ट हुआ। वो कोई प्री प्लान करके, जो मूवी में कोई प्लानिंग होता है तो उस तरीके का कोई प्लानिंग करके धर्म नीति नहीं अपनाया था, बल्कि सही में उसके हृदय पे ये चीज आघात किया था। तो वो अल्टरनेट खोजा और इसके तरफ आकृष्ट हुआ। और बौद्ध था, जैन था, उनके द्वारा जो है बातें बताई गई, ऑप्शंस दिया गया, तो कहीं न कहीं आपको ऑप्शन मिलता है तो आप बेहतर के तरफ, जो अपना अपना स्वभाव के तरफ आप मूव कर जाते हैं। तो शांतिवादी कहाँ तक था, इसके लिए जो बात कहा जाता है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि अशोक अब यह मानने लगा था कि सैनिक राज्यों को सैनिक विजय के लिए जो है एरिया ना समझा जाए, बल्कि इसको आदर्श विचार से जीतने का प्रयास किया जाए। इसीलिए वो जो है दूसरे देशों में भी अपना शांति दूत भेजा और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी आदेश भिजवाया कि लोग शांति से रहे, बर्बरता कीजिएगा तो फिर हम यहाँ से सेना भेज देंगे। धर्म नीति के माध्यम से अपने आप को पिता के जैसा घोषित करता है और प्रजा को संतान के जैसा घोषित करता है। हम आपका संरक्षण करेंगे, आप हमारे हिसाब से चलिए। जितने साम्राज्य के कोने कोने में जो अभिलेख पहुंचाए गए थे उसमें यही अपील किया गया था कि शांति पूर्वक जियो और जीने दो, जीव हिंसा को त्याग दीजिए, कृषक जीवन व्यतीत कीजिए। ये सब चीज जो अफगानिस्तान का एरिया है वो अभी के भी समय में अनस्टेबल है, उस समय में भी अनस्टेबल था। तो वहां पे एक अभिलेख मिला, कंधार अभिलेख, उसमें ये चीज कहा गया है कि शांति से जिए, शांति से जीने दो, जियो और जीने दो। अब इतना कहा गया तो अब इसका एक पॉइंट और बनता है कि क्या कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक पूर्ण रूप से शांतिवादी हो गया? यानी हर हाल में उसका उपाय क्या सिर्फ शांति ही था? ऐसा नहीं है। हर हाल में शांति ही एकमात्र उपाय है, ऐसा जो है वह नहीं मानता था। वास्तव में जो वह अपना व्यवहारिक नीति था उसको अपनाया था। कलिंग को भी जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिलाए रखा। मान लेते हैं शांतिवादी हो जाता तो कलिंग से जो हृदय द्रवित हुआ था, कलिंग को फ्री कर देता कि नहीं, आप जो है अपना शासन खुद से संभालिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कलिंग को अपने में भी मिलाए रखा। इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि चंद्रगुप्त के समय का जो विशाल सेना था वो विशाल सेना को खत्म कर दिया, नहीं, वो विशाल सेना भी बना हुआ रहा। और बर्बर जातियों को जो बार बार धमकी देता था कि या तो आप मेरे हिसाब से चलिए, नहीं तो हम आप पे इधर से सेना भेज के कार्रवाई करेंगे, नैतिक नियम का उल्लंघन करेंगे तो आप बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। राजुक नाम का जो अधिकारी नियुक्त किया गया वो बहुत सख्ती से जो है कानून व्यवस्था और सोशल ऑर्डर को लागू करने का प्रयास करता था। और जो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार दिखाता था इसके प्रति, उनको पुरस्कार भी देता था राजुक लोग। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अशोक का जो शांतिवादी पहल था वो व्यवहार के रूप में था, ना कि एकमात्र रूप में।
कि हम भैया हमको मारोगे मार लो, जितना मारना है हम कुछ ना करेंगे। ऐसा नहीं था। जो उस समय का तत्कालीन राजनीति, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य इनको हासिल करना था, उसके लिए यह नीति अपनाया गया था। और एक विस्तृत और सुदूर क्षेत्र में जो फैला हुआ साम्राज्य था, उसको संगठित रखने का एक नया दृष्टिकोण लागू किया गया। कृषि कार्य के लिए पशुधन का सुरक्षा वो जरूरी था। बहुभाषी, बहुनस्लीय और क्षेत्रगत भिन्नता अभी भी भारत में है, और विभिन्न संप्रदाय को एकजुट रखने के लिए नैतिकता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता ही बेहतर रणनीति है, ना कि कोई हिंसा के द्वारा अपनाया गया नीति इस पे लागू हो सकता है जो 100% राजा को फल दे सके। तो आखिर फिर अशोक का फिर महत्ता क्या? तो अशोक का महत्ता इस बात में है कि अशोक ही पहला ऐसा व्यक्ति था जो लीग से हटा। आप पूरे विश्व में कहीं नहीं देखेंगे कि इस तरीके से कोई इतना बड़ा साम्राज्य का व्यक्ति लीग से हट जाए, और लीग से हटने के बाद जो है शांतिवादी रास्ता को अपना ले, धर्मनीति को अपना ले। कलिंग युद्ध जो था इसका लास्ट युद्ध था, उसके बाद कोई युद्ध नहीं किया और साम्राज्य अच्छे से चला। कहीं न कहीं अशोक के इस शांतिवादिता को मौर्य सम्राट के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये उस टॉपिक में आपको डिस्कस होगा जो टॉपिक होगा कि मौर्यों का पतन। एक क्वेश्चन भी ये बनता है कि मौर्यों के पतन के लिए अशोक कहां तक उत्तरदायी था, और एक जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अशोक मौर्यों का पतन का वर्णन करें। तो उसमें एक पॉइंट आएगा कि अशोक की भूमिका। तो अशोक जो शांतिवादी कदम उठाया, उससे साम्राज्य में उस हिसाब का भय तो रहा नहीं। हाँ, बार बार धमकी देता था लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ उसके बाद फर्दर कोई युद्ध नहीं किया, और साम्राज्य को वो अच्छे तरीके से जब तक जीवित रहा वो चलाते रहा। अब सारा कुछ डिपेंड करता था कि उसके बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो कितना टैलेंटेड होगा, उसमें कितना जो है राजनीतिक समझ होगी जो इस चीज को ले जा सके, आगे इसको बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं उस चीज का अभाव रहा था। तो इस कारण से भी इतिहास में है कि अशोक का जो शांतिवादी कदम था वो साम्राज्य के लिए बाद के समय में अहितकर साबित हुआ। तो ये चार चीज था अशोक का धम्म, उसका जो सिद्धांत था। सिद्धांत में आपके मन में जो कुछ आए, अभी के समय में बच्चों को नहीं मारना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का सेवा करना चाहिए, दान देना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, जियो और जीने दो, इस तरह का जो जो भी चीज अभी के समय में जो आदर्श आपको लगता है, अगर वो आप आंसर में राइट डाउन कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अशोक के धर्म से मेल खाएगा। तो सिद्धांत को रटने का जरूरत नहीं है, बस सोचिए और सोच के लिखिए। धर्म का जो प्रचार प्रचार था वो भी इजी है। अभी कहाँ था, इसमें आपको दोनों चीज खाना है। आवाज कट रहा है सर आपका, खाने पे जा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर आपका, आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके ओके। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, myself Dr. Amitabh Kumar. Good morning. गुड Good मॉर्निंग morning to all of you. और आज yes yes Good morning, sir. good morning, good morning. And today I am going to discuss about the economic development of 16th century. मैं इसको पीपीटी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे डिस्कस कर सकूं। ठीक है? Is it okay for all of you? The PPT will be in English and the explanation will be in Hindi. चलेगा आप लोगों को? ओके सर, ओके ओके सर। ठीक है, मैं अपने आप को स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग बियर कीजिए। ओके
So my screen is visible to all of you. आपको वो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। Shall we start the class right now? ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी यूरोप की बात कर रहे हैं, और 16th सेंचुरी यूरोप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूरोप में घट रही होती हैं, बहुत तेजी से हम देखते हैं परिवर्तन वहाँ हो रहा होता है। यूरोप मेडिवल एज से मॉडर्न एज में आने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, और इसमें हम देखते हैं तमाम तरह की घटनाएं इस समय घटित होते रहती है। आप इकोनॉमिक फील्ड में देखिए, जो इन घटनाओं का आधार है वो हमको इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक चेंजेस पर बेस्ड होता है। आप रेनेसा को ले लीजिए, रेनेसा में जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स होता है, रिफॉर्मेशन होता है, नेशन स्टेट्स इस समय आते हैं, तो ये सारी घटनाएं आती हैं। तो इन सभी घटनाओं को हम अगर देखने का प्रयास करेंगे तो हम इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, इसको हमको एक दूसरे से जोड़ कर देखना होगा, और हर घटना के पीछे हम देखते हैं कि कोई ना कोई आधार होता है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट्स यूरोप में हो रहा है, और ख़ास करके 15th सेंचुरी में जो हमारा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होता है, जो रिलीजियस मूवमेंट होता है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, या फिर कह लीजिए कि जो ओवरसीज डिस्कवरीज होती हैं, नए नए रूट्स पता लगाए जाते हैं, इन सब के पीछे हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा जो लाइवलीहुड है वो कहीं ना कहीं इस पर अपना असर डालता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए हम सब इसमें ये जानने का कोशिश करेंगे कि 16th सेंचुरी में वो कौन कौन सी घटनाएं थी, वो कौन कौन सी चीजें थी जो यूरोप में चेंजेस का कारण बन रही थी, चेंजेस को एक बेस प्रोवाइड कर रही थी जिस पर ये चेंजेस हो रहे थे, और ये चेंजेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो इकोनॉमी के रूप को भी आपको निर्धारित कर रहे थे। कहने का ये मतलब है कि इकोनॉमी में चेंजेस आ रही थी, वो चेंजेस पॉलिटिकल, सोशल, और इंटेलेक्चुअल स्फीयर में दिखाई दे रहा था, और उससे इन पॉलिटिकल स्फीयर में, इंटेलेक्चुअल स्फीयर में और जो सोशल स्फीयर है उसमें जो चेंजेस आ रहे थे वो इकोनॉमी की कंडीशंस को मॉडिफाई करने में, उसको चेंज करने में रोल प्ले कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे, और एक दूसरे में चेंजेस ला रहे थे, और इस तरह से परिवर्तन का यह दौर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो ये हमारा मॉडर्न एज का बात होता है, और मॉडर्न एज की जब हम बात करते हैं तो जो एक डिवाइडिंग लाइन हम लेकर चलते हैं। आपका जो फर्स्ट ईयर का जो टाइम पीरियड है दैट इज बेसिकली फ्रॉम 1453 CE क्रिश्चियन एरा से लेकर ये 1789 क्रिश्चियन एरा तक है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस समय यहाँ पर होते हैं। 1453 हम देखते हैं फॉल ऑफ बिजेंटाइन एम्पायर, दैट इज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हमको देखने को मिलता है कुस्तुनतुनिया का पतन। तो कुस्तुनतुनिया का पतन एक बहुत ही कैटाक्लिज्मिक इवेंट था, बहुत ही रेवोल्यूशनरी इवेंट था, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक इपॉक मेकिंग इवेंट था। हालांकि जो सोशल प्रोसेसेस होती हैं, जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस होती हैं, उनका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, फिर भी ये एक ऐसी घटना थी जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेडिवल यूरोप और मॉडर्न यूरोप के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन थी। ठीक, इसके बाद जो हमारा पीरियड 1789 तक आता, तो 1789 में हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो पॉलिटिकल आइडियाज पूरी तरह से मैच्योर होने लगते हैं, और उस मैच्योरिटी का जो पिनेकल है वो हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन के रूप में दिखाई देता है। तो इन बिटवीन ये जो पीरियड है, यानी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो अपने आप को पूरी तरह से स्टैब्लिश कर लेता है, और जो कैपिटलिस्टिक स्टेट है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट है, मोनार्की है, उसका वहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से हम पहली बार देखते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा स्टेट स्टैब्लिश होने लगता है जिसको हम मॉडर्न स्टेट का नाम दे सकते हैं। ठीक, और ये मॉडर्न स्टेट का डेवलपमेंट दैट इज
the emergence of a state which is controlled by the bourgeois, जो मिडिल क्लास है, ये पहली बार हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। हालांकि इसका प्रोसेस हमारा मेडिवल एज से ही शुरू हो जाता है। 1453 के बाद इसमें हमको तेजी आती है और धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका चलता जाता है। ये पीरियड बेसिकली जो आपका है 1453 से लेके 1789, या जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, या जिन इकोनॉमिक चेंजेस या इकोनॉमिक घटनाक्रम के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, वो बेसिकली अगर आप उसको समझना चाहें तो बहुत इस चीज को सही पर्सपेक्टिव इसका ये होगा कि इट वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये एक संक्रमण का काल था। संक्रमण का काल से हमारा तात्पर्य कि इससे पहले एक मोड ऑफ प्रोडक्शन था जिसको हम लोग फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन या सामंतवादी मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था या सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दो ग्रुप होते थे। एक जो स्वामी वर्ग होता था जिसको हम सामंत के नाम से जानते थे, और दूसरा वर्ग आपका पीजेंट्स का होता था जिसको हम कृषक के नाम से जानते थे। ठीक है, और ये जो पीरियड है, जो ट्रांजिशन, जिस ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन के बाद होता क्या है, इकोनॉमी जो है वो जो चेंजेस ला रही है उससे होता क्या है कि एक ग्रामीण और कृषक अर्थव्यवस्था जो थी यूरोप में, वो आपको एक नगरीय औद्योगिक व्यापारिक सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती है। यानी रूरल सिविलाइजेशन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अर्बन सिविलाइजेशन। जो हम सामंतवाद की बात करते हैं वहां पर प्राइम मूवर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर सबको बोले मैसेज बंद करेगा सर, मैसेज सर बहुत थोड़ा सा अच्छा, आप हम डिस्टर्ब सुनिए ना, हम जो बोल रहे हैं आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। डोंट, जिनको जो करना करने दीजिए, आप जो हम बता रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कीजिए। ओके, forget about what others are doing, just concentrate on yourself and don't interrupt me in between. If you want to ask some question, please ask the question in the last few minutes, right? So तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये एक संक्रमण का काल था, एक ट्रांजिशन का काल था जिसमें चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस पॉलिटिकल डायमेंशन में हो रहा है, चेंजेस इकोनॉमिक डायमेंशन में हो रहा है, और जो इकोनॉमिक डायमेंशन में चेंजेस हो रहा है, हमने आपको यही बात की, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की बात की। इकोनॉमी वाज द बेस जो चेंज हो रहा है, और उसके चेंज होने से उस पर जो सुपरस्ट्रक्चर था हमारे पॉलिटी का, हमारी सोसाइटी का, हमारे रिलीजन का, वो सारा आपको चेंज होता है। यानी उन चेंजेस के पीछे कहीं न कहीं इकोनॉमी में होने वाला चेंज रेस्पॉन्सिबल था। ठीक, लेकिन ये वन वे प्रोसेस नहीं था, वन वे ट्रैफिक नहीं था, बल्कि इट वाज अ टू वे प्रोसेस, टू वे ट्रैफिक। जैसे ही हमारा पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होता है, सोशल कंडीशन चेंज होता है, या पावर का जो बेस है, सोशल बेस है, वो चेंज होता है, और रिलीजियस कंडीशंस चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो सब चेंजेस एक बार फिर से इकोनॉमी पर अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, और इकोनॉमी को फिर अपने आप को मॉडिफाई करके एक नया रूप प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑल द फोर डायमेंशंस, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ये सब आपका इवॉल्व करता है, चेंज हो रहा है। और ये पूरा पीरियड, इसमें आप किसी भी घटना को आप पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए आपके पास इस चीज को समझना जरूरी है कि ये चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किधर जा रहा है, ये चेंज की दिशा क्या है। तो दिशा है एक ग्रामीण कृषक अर्थव्यवस्था से परिवर्तन हो रहा है नगरीय औद्योगिक सभ्यता की ओर। ठीक है, और इसी चेंज को, जो ग्रामीण कृषक सभ्यता है, वो सामंतवाद का प्रतीक है, जहां संबंध का निर्धारण भूमि के माध्यम से होता है। लैंड इज द प्राइम मूवर। लैंड, फ्यूडलिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या है, इट इज अ लैंड बेस्ड सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर भूमि समाज में आपका स्टेटस डिटरमाइन करती है। एक बड़ा सामंत है, उसके नीचे छोटा सामंत है, उसके नीचे छोटा सामंत है, उसके नीचे कृषक है, उसके नीचे भूमिहीन कृषक है। तो ये जो हायरार्की हमको देखने को मिलती है, इस हायरार्की के पीछे का जो मूल कारण है वो आपका लैंड है। ठीक, अब यहां से हम ये चेंज करते हैं तो, और इस सिस्टम में आप देखिएगा, ये जो फ्यूडल सिस्टम है दैट इज अ क्लोज सिस्टम। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्यूडलिज्म यूरोप में क्यों आया, कैसे आया, हम उस डिटेल में अभी नहीं जाना चाहेंगे। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक चेंजेस की हो, तो जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस का दो डायमेंशन होता है।
ठीक है। और ये डिबेट भी आपका चलता है, लॉन्ग डिबेट आपका चलेगा। आपका एक टॉपिक भी है जो आगे आपको सर पढ़ाएंगे भी, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। एक बहुत बड़ा डिबेट है जिसमें दो फैक्टर्स हैं। फ्यूडलिज्म के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है जो फ्यूडलिज्म के स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो फ्यूडलिज्म को बाहर से धक्का दे रहा है। और नतीजा क्या होता है, जो सिस्टम अंदर से खोखला हो गया है वो बाहर से आने वाली आंधी में पूरी तरह से उड़ जाता है। ठीक है, तो ये बाहर वाली आंधी कौन सी थी? ये था आपका राइज एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये आपका जो मेन स्ट्रक्चर था जो पहले से ही कमजोर हो चुके फ्यूडल सेटअप को डिस्ट्रॉय करता है। और फ्यूडल सेटअप क्यों डिस्ट्रॉय करता है, उसका भी रीजन है कि जो सामंतवादी व्यवस्था है वो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस पर बेस्ड है, जहां पर हर सामंत जो है वो आपको निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है। और संघर्ष इसलिए होता है कि हर सामंत टॉप पे पहुंचना चाहता है, और टॉप पर पहुंचने के लिए उसको अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, और अधिक से अधिक भूमि पाने के लिए वो निरंतर संघर्ष में रहता है। तो निरंतर संघर्ष में रहने के चलते हम देखते हैं उसका मिलिट्री पावर, उसका फाइनेंशियल पावर, वो सब कुछ आपका कमजोर होने लगता है। लेकिन ये वही पीरियड है, आप देखिएगा 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जब से क्रूसेड्स आपका होता है, आपका जो धर्म युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद से हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो रिवाइव करना शुरू करता है। और धीरे धीरे ये रिवाइवल की प्रक्रिया बढ़ने लगती है, और हम देखते हैं कि 13th-14th सेंचुरी में आते आते एक बार फिर से जो मेडिटेरेनियन का इलाका, अभी हम आपको दिखाएंगे, वो मेडिटेरेनियन का जो इलाका है, यहाँ देखिए आप इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कर्सर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये आपका मेडिटेरेनियन का इलाका है। ठीक है, अब इस इलाके पर अपने आप को आपको फोकस करके रखना है। ठीक है, ये एरिया देखिए, ये मेडिटेरेनियन का इलाका 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया, इसको हम एशिया के नाम से जानते हैं। ये एरिया देखिए, ये जो क्षेत्र है इसको हम यूरोप के नाम से जानते हैं, और नीचे का एरिया जो है ये हमारा अफ्रीका का एरिया है। ठीक, अब इस एरिया को आप ध्यान से देखिए, ये एरिया ऑटोमान तुर्क के प्रभाव में आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जहाँ पर मैं कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ, देखिए एक शहर का नाम लिखा हुआ है जिसको हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। इस्तांबुल आज इसका आधुनिक नाम है, उस समय इसको हम कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से इसको जाना जाता था। इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो वर्तमान में भी है, वो ये कि इस्तांबुल शायद विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है। ठीक है, और ये राजधानी थी किसकी? ये इस्तांबुल राजधानी थी बिजेंटाइन साम्राज्य की। इस पर ऑटोमान तुर्क साम्राज्य का आक्रमण होता है और ये इस्तांबुल इनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, इसका नतीजा क्या हुआ कि ये एरिया जो बिजेंटाइन साम्राज्य का एरिया था, अब इस एरिया पर तुर्क का प्रभाव हुआ, और ये जो लैंड रूट था, यहाँ पर देखिए इस एरिया में जो सिल्क रूट सेंट्रल एशिया से आता था, वो रूट अब तुर्कों के कब्जे में आ गया। ठीक है, और जब तक ये तुर्कों के कब्जे में नहीं आया था, टिल 1453 तक की जो हम बात कर रहे हैं, उस समय यूरोप में बहुत सारे सिटी स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ। और सिटी स्टेट्स, नगर राज्य जिसको कहा जाता है, ये नगर राज्य भूमध्य सागर में अपनी भूमध्य सागर की समृद्धि का आधार थे, ट्रेड के चलते, व्यापार के चलते। और इसमें कुछ नाम जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और जिस नाम को आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका मिलान है नगर राज्य, जेनेवा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फ्लोरेंस देखिए, फिर नेपल्स देखिए, और नेपल्स के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए ये पोर्शन में, यहाँ पर ये सिसिली है। ठीक, तो फ्लोरेंस, जेनेवा, नेपल्स, हाँ एक राज्य और आपका छूट गया, ये देखिए इस पोर्शन में जहाँ पर मैंने अभी कर्सर रखा है, ये वेनिस है। वेनिस का नाम सुने होंगे आप लोग। तो वेनिस ये नगर राज्य था, और ये नगर राज्य व्यापार की दृष्टि से काफी डेवलप हो चुके थे, और इनके डेवलपमेंट के कारण अब आप देखिए जैसे ही ये रूट आपका 1453 में बंद होता है, ठीक है, ये रास्ता जब आपका बंद हो जाता है, उसके बाद एथेंस, ये यूनान का एरिया है।
तो यहाँ से लोग भागते हैं, भागकर इनको नगर राज्य में शरण मिलती है, और नगर राज्य में शरण मिलती है, और वहां से हमारा एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू होता है जिसको हम रेनेसा के नाम से जानते हैं। ये 15वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये पूरा रास्ता जो है, ये इलाका भूमध्य सागर का, इस पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है। अब यहाँ जो लैंड रूट्स था, जो एशिया के साथ इनका व्यापार था, वो व्यापार अब बंद हो जाता है। अब इस तरह से व्यापार को बंद हो जाने के बाद, और मध्य एशिया से, भारत से जो स्पाइसेस, जो लग्जरी आइटम्स यहाँ आ रहे थे, उनको यहाँ लाने के लिए नए मार्ग की तलाश होती है। तो उस नए मार्ग के लिए जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होता है, वहीं से शुरुआत होती है आपको ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की, यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, दोनों यहाँ से साथ साथ शुरू होता है। और ये प्रक्रिया आप देखिएगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है, तो हम 1453 से 1500 तक बढ़ते हैं, और जैसे ही हम 1500 तक बढ़ते हैं, तो इस समय ये जो भूमध्य सागर का पूरा इलाका था, it was known to be the most developed region of the entire Europe, यानी पूरे यूरोप का आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट इलाका था। या ये कहिए कि जो इकोनॉमिक बैलेंस था, इकोनॉमिक ग्रेविटी था यूरोप का जो आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र था, वो ये आपका भूमध्य सागर का क्षेत्र था। ठीक है, ये 15th सेंचुरी में हम देखते हैं, 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 16th सेंचुरी की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि जो इकोनॉमिक बैलेंस, जो इकोनॉमिक ग्रेविटी इस भूमध्य सागर में था, ये भूमध्य सागर से अब धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहीं न कहीं हमको कहाँ लेकर जा रहा है? हमको लेकर जा रहा है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की ओर लेकर जा रहा है। इनिशियल कैपिटल जो व्यापार के लिए हमको चाहिए था, जो प्रॉफिट यहाँ के नगर राज्य अर्न करते हैं, वो यहाँ से आपको कैपिटलिज्म को एक इनिशिएटिव देते हैं, एक सहारा देते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये आपका प्रोग्रेस करता है। लेकिन जिसको कहते हैं, जैसे आपका रॉकेट हम छोड़ते हैं, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, तो उसको फिर से एक बूस्टर डोज दिया जाता है और उस बूस्टर डोज पर वो फिर आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट जो है वो सिंगल वेव में नहीं होता है, कुछ दूर वो आगे बढ़ता है, फिर उसको पुश किया जाता है, वो उससे आगे बढ़ता है, फिर एक दूसरा पुश मिलता है, और इस तरह से क्रमिक रूप से हम देखते हैं कि सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर हम बढ़ना शुरू करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे डेवलपमेंट में हमको लगभग 400 वर्ष का समय लगता है। तो बेसिकली आज जिस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं वो आपका था शिफ्ट, यानी जो 3 मेजर टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इस 16th सेंचुरी में, उसमें एक है आपका शिफ्ट का मतलब है आर्थिक संतुलन का मेडिटेरेनियन से, यानी इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र से कहाँ मूव करना, ये अटलांटिक के क्षेत्र में मूव करना। ये पूरा अटलांटिक का इलाका है और उसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ये एरिया आपका हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, इस एरिया में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है, कहाँ से? मेडिटेरेनियन से इस होता हुआ ये आपको इस इलाके से आगे ऐसे बढ़ता हुआ नॉर्थ सी उत्तरी सागर, यहाँ पर ये शिफ्ट होता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये आपको एक नया आर्थिक केंद्र बनता है, इकोनॉमिक ग्रेविटी बनता है, और 16th सेंचुरी से लेकर 20वीं शताब्दी तक ये आर्थिक डोमिनेशन का एक केंद्र बनता है, और यहीं से वो पूरे विश्व के व्यापार को ट्रायंगुलर ट्रेड के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हमको ये देखना है कि ये शिफ्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसको समझने के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया कि भूमध्य सागरीय देश कौन कौन से थे इसमें। तो मेनली यहाँ पर हम इटली की बात कर रहे थे। इटली में हमने आपसे फ्लोरेंस की बात की, जेनेवा की बात की, हमने आपको वेनिस के बारे में बताया, नेपल्स के बारे में बताया, सिसिली के बारे में बताया। तो ये कुछ प्रमुख नगर राज्य थे। और 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि नगर राज्य यद्यपि ये कमजोर पड़ते हैं, लेकिन कमजोर पड़ने के बावजूद वेनिस जो था
वो आपको 17th सेंचुरी में भी वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बनाए रखता है। तो हम आपको ये देखना, ये मैप इसलिए हम आपको बता रहे थे कि ये पूरा एरिया आपके दिमाग में आ जाए कि इटली कहाँ पर है, इटली का लोकेशन कहाँ है। और इटली के साथ साथ आप देखिए हम दूसरे देश की बात कर रहे हैं, इसके ठीक बगल में ये आपका फ्रांस का इलाका है। तो फ्रांस के साथ एडवांटेज ये था कि फ्रांस भूमध्य सागर से भी जुड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ आप देखिए ये नॉर्थ में आपको अटलांटिक दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एडवांटेज फ्रांस के साथ आता है। और फ्रांस के साथ साथ एक तीसरा देश यहाँ पर है जो भूमध्य सागर में जिसका डोमिनेशन हम काफी देखते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो अगर चाहता तो जिसको हम पूरे इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकता था अगर स्थितियां उसके अनुकूल होती। ठीक है, और 16th सेंचुरी में आप देखिएगा कि यहाँ पर मोनार्की अपने सबसे चरम पर था, और दो पावरफुल मोनार्क हम देखते हैं स्पेन में होते हैं, एक जिनका नाम था चार्ल्स पंचम और दूसरा आपको थे फिलिप II। इन दोनों शासकों ने पूरी 16वीं शताब्दी तक स्पेन पर राज किया। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम स्पेन की बात करेंगे और इकोनॉमी की बात करेंगे, तो जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे या स्पेन के पिछड़ने की बात करेंगे या भूमध्य सागर के पिछड़ने की बात करेंगे, तो वहां पर हमको पॉलिटिकल सेटअप को भी देखना होगा, वहां पर हमको जो इनका रिलीजियस बैकग्राउंड है उसको भी देखना होगा, और उनके साथ साथ जो इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको भी देखना होगा। और तब जब हम दोनों के कॉन्ट्रास्ट को देखेंगे, जब दोनों का कॉन्ट्रास्ट को स्टडी करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि शिफ्ट फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू अटलांटिक वाज अ नेचुरल फिनोमिना, वह ऐसा होना ही था, ये एक तरह से इनएविटेबल था, अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि परिस्थितियां उस तरह से आपको डेवलप हो रही थी। ठीक है, अब हम स्पेन के बाद इधर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पुर्तगाल, पुर्तगाल हो गया। पुर्तगाल भी आपका अटलांटिक का एक देश है, लेकिन ये ज्यादातर इसकी इकोनॉमी जो है वो आपको मेडिटेरेनियन से कनेक्टेड थी, क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन का जो इकोनॉमिक सेटअप था, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का की जो आर्थिक व्यवस्था थी या जो जलवायु है, वो बहुत हद तक हमको पुर्तगाल में मिलती थी। और पुर्तगाल की जो कृषक व्यवस्था है वो हमको भूमध्य सागरीय कृषक व्यवस्था से बहुत मेल खाती थी। इसके बाद पुर्तगाल से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्रांस आया, फ्रांस के बाद ये इंग्लैंड का एरिया है, इस पर आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, ये इंग्लैंड का एरिया। जब हम 16th सेंचुरी के स्टार्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड वाज ऑलमोस्ट अ नॉन एंटिटी। अब देखिए इंग्लैंड के लोकेशन को देखिए, तो इंग्लैंड के लोकेशन के चलते हम कहेंगे कि इसको बहुत सारे एडवांटेजेस थे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस इसलिए थे क्योंकि यह यूरोप के मेन लैंड में जो भी युद्ध होता था, जो भी घटनाएं घटती थी, उन घटनाओं से ये इंसुलेटेड था, क्योंकि ये समुद्र मार्ग से यूरोप से कटा हुआ था। लेकिन इसी कटा हुआ होने के कारण हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ट्रेड में इंग्लैंड को डायरेक्ट एक्सेस 1600 तक नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों इसके साथ था। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स समझाने के लिए हम आपसे बात कर रहे थे। ये देखिए जहाँ पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ठीक बगल में ये पोर्शन, ये जहाँ पर है, ये मॉडर्न बेल्जियम है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न, आधुनिक रूप से बेल्जियम के नाम से इसकी पहचान है। और बेल्जियम जहां तक आपको पता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, शायद आपको पता होगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो बेल्जियम अभी है, क्या ये बोले सर? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है इसको। कॉकपिट समझते हैं ना, प्लेन में होता है। यस सर। हाँ, तो इसको हम कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। तो हम बताने का मेरा पर्पस ये है कि यहाँ पर देखिए 2-3 सिटीज हैं। एक जो आपको यहाँ दिख रहा है एंटवर्प, इस पर ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर एक शहर है यहाँ पर जिसको हम लोग ब्रूजेस के नाम से जानते थे, ब्रूजेस। ठीक है, और ये पूरा इलाका जो है आपका, ये स्पेनिश नेदरलैंड के नाम से जाना जाता था मध्यकाल में। ठीक है, और स्पेनिश नीदरलैंड को एक खास नाम दिया गया था। जब आप किताब पढ़ेंगे तो शायद आप कंफ्यूज कर जाएंगे, अरे ये सारा नाम आ रहा है, इसको हम रिलेट कैसे करें। तो उसको ये नाम दिया जाता था फ्लैंडर्स, FLANDERS। ठीक है, फ्लैंडर्स।
तो फ्लैंडर्स के अंतर्गत आपका एंटवर्प था, फ्लैंडर्स के अंतर्गत आपका ब्रूजेस था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो ये शिफ्ट हमारा हो रहा है, तो उस शिफ्ट में जो मिडवे पाथ, मध्यस्थ के रूप में एम्स्टर्डम के इकोनॉमिक पावर सेंटर के रूप में इमर्ज करने से पहले एंटवर्प जो था वो आपको इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज करता है। यानी ये शिफ्ट भी जो है वो आपको क्रमिक रूप से होता है, वो सीरियलाइज फॉर्म में होता है, एक बारगी नहीं होता है, अचानक नहीं होता है। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि ये मूवमेंट हमारा होता है। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए, यहाँ फ्लैंडर्स का एरिया हो गया। अच्छा, एक चीज और जो आपको यहाँ ध्यान में देना है कि ये पूरा बेल्जियम का इलाका, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग प्रेजेंट डे लक्समबर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यूरोप का सबसे छोटे देशों में इसकी गिनती होती है लक्समबर्ग। लक्समबर्ग के ठीक ऊपर का जो इलाका है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका नीदरलैंड का इलाका है। ठीक है, तो इसको हम लोग निचले देश या लो कंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो 3 देश, नीदरलैंड, आपका बेल्जियम जो अभी वर्तमान का है, और लक्समबर्ग। और ये पूरा एरिया जो है लो कंट्री के नाम से जाना जाता था। और ये लो कंट्री जो था, और खास करके ये हमारा देखते हैं कि ये इकोनॉमिक सेंटर बनता है, यानी ये एरिया इंग्लैंड और एम्स्टर्डम ये आपका सेंटर बनता है। पूरा इकोनॉमिक पावर इनके पास आकर कंसंट्रेट कर जाता है बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी एंड टुवर्ड्स द मिड ऑफ 17th सेंचुरी। तो ये पूरा 150 साल का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपका भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर शिफ्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए इस मैप का, जो आपको समझ में भी आएगा और शायद आपको कोरिलेट करने में चीजों को आसानी होगी। यही मेरा पर्पस था इस मैप को दिखाने का, इस मैप को समझाने का। एक पूरा बेल्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से, किस एरिया से हम कैसे किस ओर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि जहां पर हम एम्स्टर्डम को दिखा रहे हैं, वहीं पर ये नॉर्थ सी है, और नॉर्थ सी के अंदर में देखिए ये रास्ता यहाँ से आपको दिख रहा है। ये पूरा ऊपर का इलाका जो है, ये पूरा ऊपर का इलाका, इसको हम लोग स्कैंडिनेविया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्कैंडिनेविया। और ये स्कैंडिनेविया जो इलाका है, इस इलाके से आप देखिए ये एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाल्टिक का क्षेत्र है। तो पूरे बाल्टिक का क्षेत्र, एम्स्टर्डम यहाँ से दोनों को कंट्रोल कर रहा है, अटलांटिक को भी नीचे की ओर कंट्रोल कर रहा है, नॉर्थ सी को भी कंट्रोल कर रहा है, और इधर देखिए ये बाल्टिक का जो एरिया है ये तीनों को कर रहा है। और दीज 3 आर द मेजर रूट्स। क्योंकि आप यूरोप के बारे में अगर पढ़े होंगे तो यूरोप का जो इलाका है वो साल के 6 महीने ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। दिस इज द ओनली एरिया जो सालों भर आपका खुला रहता है। शायद इसके बारे में, इसका रीजन भी आप जानते होंगे, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हमारा चलता है आपका अटलांटिक महासागर में, जो गर्म जलधारा है, उस जलधारा के कारण हम देखते हैं कि ये एरिया सालों भर खुला रहता है। स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरीली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। जो कंट्री इस एरिया पर आपको अपना नियंत्रण स्थापित करता है, वो कंट्री लगभग पूरे वर्ल्ड के ओवरसीज ट्रेड पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो पर्पस मेरा ये था, और इसीलिए हमने आपको ये मैप समझाने का प्रयास किया। अब चलिए हम आगे आते हैं, देखिए क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से ये शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी में आपका मेडिटेरेनियन रीजन जो है, यानी 1450 से लेकर 1500 तक का जो समय हमारा है, ये सबसे विकसित इलाका माना जाता है। लेकिन ये सुप्रीमेसी अधिक दिनों तक कायम नहीं रह पाती है। 16th सेंचुरी के समाप्त होते होते यहाँ पर हमको एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो आपको कभी भी किसी भी चीज को एक बंद आंखों से नहीं देखना है, एक कंपार्टमेंटलाइज्ड होकर नहीं देखना है, बल्कि आपको अपने व्यूज को थोड़ा ब्रॉडेन करके चलना। आपको ये भी देखना है कि इस पीरियड में मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहा है।
क्योंकि ये जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, आपका एग्रीकल्चर इन्वॉल्व है, आपका ट्रेड इन्वॉल्व है, बहुत सारे एक्स्ट्रा इकोनॉमिकल फैक्टर्स आपको इन्वॉल्व है। तो इन सब चीजों के लिए हमने आपको एक लिस्ट तैयार की है जो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए कौन कौन सी चीजें आपको 16th सेंचुरी में हमको दिखाई दे रही होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज देखिए, रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार और वाणिज्य का विकास आपका हो रहा होता है 16th सेंचुरी में। हालांकि ये प्रोसेस 12th सेंचुरी से ही आपका स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता हुआ 16th सेंचुरी में पहुंचता है। फिर हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आपका 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट होता है, दैट इज न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ठीक है, जो नए भौगोलिक अन्वेषण, भौगोलिक खोज के माध्यम से हम क्या देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट है, न्यू ट्रेड रूट्स। बेसिकली जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज है उसके पीछे मेन मकसद ये था कि उन नए रास्तों का, वैकल्पिक रास्तों की खोज की जाए, उसकी पहचान की जाए, जिसके माध्यम से फिर से हम एशिया की ओर पहुंच सके, एशिया के लग्जरी आइटम्स को, इंडिया से स्पाइसेस को फिर से यूरोप में लाया जाए। ये बेसिक मोटिवेशन होता है जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की ओर ले जाता है। अब देखिए जब ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा एस्पेक्ट है, अर्बन सेंटर्स डेवलप होने लगते हैं। क्यों अर्बन सेंटर्स डेवलप होते हैं? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को अगर आप देखिएगा तो सामंतवादी व्यवस्था में व्यापारी वर्ग का कोई स्थान नहीं है। देयर आर ओनली टू ग्रुप्स, एक जो फ्यूडल लॉर्ड्स का क्लास है और जो इसको हम अपर कास्ट के नाम से जानते हैं या जिसको हम लोग रूलिंग एलिट के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका पीजेंट का जो शोषित वर्ग है ये है। इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि मर्चेंट, जो मर्केंटाइल कम्युनिटी है, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। तो अब आप देखिए कि इनके पास कैपिटल था, पूंजी थी, धन थी, समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी था, बट दे डोंट हैव एनी सोशल रिकॉग्निशन। और तब ये यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, फ्यूडल सिस्टम में अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं, और वो जगह ये मिडिल क्लास के रूप में करते हैं, बुर्जुआ के रूप में करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो सिस्टम में जो पुरानी आपको व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था, उसमें ये प्रवेश करने का काम करते हैं। ठीक, तो जब ये प्रवेश करने का काम करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो सामंत है उनको रहने के लिए अपना घर था, मैनर्स थे, राजभवन थे, राज्य थे, वहां वो रहते थे। जो पीजेंट कम्युनिटी थी वो आपको गांवों में रहती थी, झोपड़ियों में रहती थी, या फिर मैनर पे रहते थे। लेकिन ये जो आपको नया वर्ग था ये कहाँ रहेगा? इन्होंने अपने रहने के लिए जो जगह चुनी वो आपको नगर के रूप में विकसित हुआ, अर्बन सेंटर्स के रूप में विकसित हुआ। और एक बार जब वो अर्बन सेंटर बनने लगा तो इट डेवलप द पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर मतलब वो आकर्षण का केंद्र बन गया। वो अपने धन, अपनी समृद्धि के कारण उनको लोगों की जरूरत पड़ी, और जब लोगों की जरूरत पड़ी तो वो दोनों तरफ से लोगों को खींचना शुरू करते हैं, फ्रॉम द अपर क्लास ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड फ्रॉम द लोअर क्लास ऑफ द पीजेंट्स। तो यहां से आप देखिए वो बाहर से सामंतवादी व्यवस्था पर चोट करना शुरू करता है। फिर हम देखते हैं वो सिस्टम में इमर्ज करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, यहीं पर ये सारी चीजें यहाँ पर रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उसको आप देखिए, इंक्रीजिंग मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। आपको याद होगा जो फ्यूडल सिस्टम की हम बात करते हैं तो फ्यूडल सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो अपने आप में बहुत लिमिटेड होता है। जब तक दो लोगों को जो समान डिमांड वाले आपस में नहीं मिलेंगे तब तक एक्सचेंज संभव नहीं होता है। लेकिन अगर एक्सचेंज के रूप में हम पैसे को यूज करें तो ये एक्सचेंज का स्केल, उसकी क्वांटिटी, उसका डायमेंशन बहुत विस्तृत हो जाता है। मानते हैं इस बात को आप? तो इस चीज को हम देखते हैं, जैसे जैसे मोनेटाइजेशन बनता है, यानी पैसा, मनी जो है वो आपको पेनिट्रेट करता है, और जैसे ही मनी आपका पेनिट्रेट करता है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पैसे के माध्यम से सामंतवादी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब देखिए एक और डेवलपमेंट जो जिसका कंट्रीब्यूटरी रोल है, हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट रोल है,
क्योंकि इस पर भी बहुत सारा डिबेट है कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं जो अमेरिकन सिल्वर है या गोल्ड है उसको डायरेक्टली वो लिंक करते हैं आपको प्राइस राइज या प्राइस रेवोल्यूशन से, मूल्य क्रांति से। और मूल्य क्रांति को डायरेक्टली देखा जाता है सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांजिशन का एक अहम सीक्वेंस माना जाता है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि सिल्वर आ रहा है, सिल्वर के आने से तो बेसिकली बात यह है कि ये दोनों एक पैरेलल प्रोसेस है, दोनों का एक दूसरे में कितना कंट्रीब्यूशन है ये डिबेट का पार्ट है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लीजिए कि 16th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट्स हो रहा था उसमें कमिंग ऑफ अमेरिकन सिल्वर और प्राइस रेवोल्यूशन ये दोनों साथ साथ आपको चल रहे थे, पैरेलली ये आपको मूव कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं 16th सेंचुरी में और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप देखिए, अपवर्ड ट्रेंड इन पॉपुलेशन एक बहुत मेजर फैक्टर आप देखिएगा। और पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत दो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बहुत क्लियरली आपको दिखाई देगा। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स क्लियरली इसलिए भी दिखाई देगा कि एक तरफ राइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उनके इकोनॉमिक पावर के डिक्लाइन का कारण बनता है, यानी पूरे मेडिटेरेनियन में वो आपको इकोनॉमिक डिक्लाइन का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में, नॉर्दर्न नीदरलैंड में या जो नॉर्थ यूरोप का एरिया है उस एरिया में वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का आधार बनता है। तो ये देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शंस है, इसको आपको समझना होगा इसको। और यही कारण है जो हम देखते हैं मेडिटेरेनियन को नॉर्दर्न पार्ट से डिफरेंशिएट करता है, दोनों के बीच में इनइक्वालिटी डेवलप करता है जिसके चलते इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो नॉर्थ की ओर शिफ्ट करता है। ठीक, इसके बाद अगला डेवलपमेंट आप देखिए कि जो कृषि व्यवस्था थी, जो औद्योगिक उत्पादन का जो मैकेनिज्म था, उस मैकेनिज्म में दो तरह की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। गुणात्मक हम क्रॉप का जो कल्टीवेशन है, अलग विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स कल्टीवेट करना शुरू करते हैं और क्वांटिटेटिव मतलब जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब इस तरह के परिवर्तन इकोनॉमी में हो रहे हैं तो उस इकोनॉमी को नियंत्रित करने के लिए, उस इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको नए रूल्स, नई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है जो कमर्शियल रेवोल्यूशन के रूप में दिखाई देता है। ये कमर्शियल रेवोल्यूशन जो आपको 16th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं आगे बढ़ता है और फिर ये 17th सेंचुरी में मर्केंटलिज्म को प्रमोट करता है, वाणिज्यवाद को प्रमोट करता है। और वहां से मर्केंटलिज्म से फिर हम देखते हैं कि विकास की या ट्रांजिशन की एक नई स्ट्रीम निकलती है। 16th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का भी पीरियड था जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे दैट इज रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो कैथोलिक धर्म है उस धर्म के विरुद्ध लोग प्रोटेस्ट करते हैं और एक नया संप्रदाय आपको सामने आता है जिसको हम लोग प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसलिए 16th सेंचुरी में जर्मनी में आपका रिफॉर्मेशन शुरू होता है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, और उसके बाद ये रिफॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया आपको आगे बढ़ती है। रिफॉर्मेशन के चलते हम देखते हैं कि जो कैपिटलिज्म की ओर ट्रांजिशन का जो रास्ता है वो थोड़ा सुगम हो जाता है, उसको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, खास करके किसको मिलता है, मर्केंटाइल क्लास को। आप देखिएगा जिस तरह से ब्राह्मण धर्म में ऋण को और ब्याज पर ऋण को तुच्छ कार्य माना जाता था, व्यापार को हीन दृष्टि से देखा जाता था, वैसे ही कैथोलिक धर्म जो है वो व्यापार को हीन दृष्टि से देखते थे। ठीक है, तो जब व्यापार को हीन दृष्टि से देखते थे तो ऐसी परिस्थिति में हम पाते हैं कि उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए था, और ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग थे वो उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म व्यापारियों को, उनके कार्यों को वो समर्थन देते हैं और उसको वैचारिक रूप से समर्थन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म को एक सोशल बेस मिलना शुरू होता है प्रोटेस्टेंट सपोर्टर्स के रूप में।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ मिलता है। फिर हम देखिए कि जब आपका मर्केंटाइल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, बुर्जुआ वर्ग इमर्ज कर रहा होता है, तो उसको जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के चलते अपना स्थान चाहिए होता है। और दूसरी तरफ जो रूलिंग एलिट है, वो आपका जो राजा होता था, वो आपको द हाईएस्ट स्टेज, और उसके पास जो शक्तियां थी, हम ऐसा कहते थे राजा को, ही वॉज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी वो सबसे बड़ा सामंत होता था। अब यहाँ पर राजा को सामंतों से मुक्ति दिलाने के लिए, यानी फ्यूडल सिस्टम से अलग और पोप के प्रभाव से मुक्त करना होना चाहता था। इन राजा का ये मकसद था, और अपने पावर को वो इंक्रीज करना चाहता था, क्योंकि जब तक वो पोप पर आश्रित था, जब तक वो अपने सामंतों पर आश्रित था, तब तक वो पावरफुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उसको एक विकल्प के रूप में, एक अल्टरनेटिव के रूप में हमको कैपिटलिस्ट क्लास या बुर्जुआ वर्ग दिखाई देता है। इस बुर्जुआ वर्ग ने क्या किया? इस बुर्जुआ वर्ग ने उनको धन उपलब्ध कराया। उस धन के माध्यम से उन्होंने अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी, एक नियमित सेना का गठन किया, और नियमित सेना का गठन जैसे ही किया, वैसे ही सामंतों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। सामंतों पर उनकी निर्भरता कम हो गई तो वो पावरफुल हो गए, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सिस्टम में फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह, जो सामंत थे, उनकी जगह कैपिटलिस्ट क्लास से, बुर्जुआ वर्ग से लोग पैसे देकर इंपॉर्टेंट पोस्ट को खरीदकर धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेशन में इमर्ज कर रहे थे, और धीरे धीरे जो राज्य का स्वरूप है वो आपको परिवर्तित होने लगता है। तो ये प्रक्रिया भी आपको 16th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। और राजा का ताकतवर होना कहीं न कहीं, खास करके आप देख लीजिए, इंग्लैंड में देखिए, फ्रांस में देखिए, नीदरलैंड में देखिए, इन तीनों एरिया में हम देखते हैं कि मोनार्की जो है वो आपका काफी पावरफुल होने लगता है, और पावरफुल होने के साथ साथ जो रूलिंग एलिट है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, और जो मर्केंटाइल क्लास है उसके साथ उसका अलायंस बहुत मजबूत होता है। और ये मजबूती नॉर्थ में हमको ज्यादा दिखती है, क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन में जो इटालियन स्टेट्स थे या स्पेन था, वहां पर आप देखेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट हमको देखने को नहीं मिलता है, मोनार्की उतनी पावरफुल देखने को नहीं मिलती। तो दीज आर द रीजन्स जिसके चलते हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो नॉर्थ की ओर शिफ्ट करना शुरू करता है। अब आप देखिए कि मेडिटेरेनियन रीजन जो था उसमें अनफेवरेबल कंडीशंस क्या क्या थे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, पॉपुलेशन मेडिटेरेनियन रीजन के लिए एक अभिशाप बन जाता है, लेकिन यही पॉपुलेशन नॉर्थ के लिए, अटलांटिक के क्षेत्र के लिए, इंग्लैंड के लिए, नीदरलैंड के लिए, और जो वो पूरा इलाका उसके लिए वो वरदान बन जाता है। तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फिगर, क्योंकि आप देखिए एक जनरल ट्रेंड हमको दिख रहा है कि ओवरऑल पूरे यूरोप में 16th सेंचुरी में ब्लैक डेथ के बाद से एक अपवर्ड ट्रेंड हमको पॉपुलेशन का दिखाई देता है। स्पेन और पुर्तगाल में 90 लाख से 110 लाख तक, इटली में आप देखिए 110 से 130 लाख तक, फ्रांस में 160 से 180 लाख के बीच, और इंग्लैंड में आपका 50 से 70 लाख के बीच में ये पॉपुलेशन हमको दिखाई दे रहा है। फिर आप देखिए कि पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा कार्लो एम सिपोला के द्वारा आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कि 16वीं शताब्दी में जो जन्म दर है, विवाह दर है, वो मृत्यु दर से अधिक थी। ठीक, जो कारण था आपको पॉपुलेशन के बढ़ने का। दूसरा कारण था आपको रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन, या ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का मूव करना, और खास करके औद्योगिक शहरों की ओर और बंदरगाहों की ओर। तो बेसिकली अब आप देखिए इस चीज को कि पॉपुलेशन कैसे अभिशाप बन जाता है, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है और टाउन में पॉपुलेशन आपका जाता है, नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो हमारे फूड डिमांड यानी भोजन की मांग जो है वो भी आपको बढ़ने लगती है। लेकिन जो मेडिटेरेनियन इलाका है, उस इलाके की कृषि जो है वो उस डिमांड को नहीं पूरा कर पाती है। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि आपको खाना, भोजन बाहर से मंगाना होगा, और बाहर से मंगाने का मतलब है कि आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उस इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाना मंगाने में चला जा रहा है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है, यानी पूंजी का निर्माण,
वो आपका उसमें बाधा पहुंचती है। और अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो फिर आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो आपको निर्यात पर आधारित है। निर्यात के लिए कैपिटल चाहिए होता है, और कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो, चूंकि आपका एग्रीकल्चर आपको उसकी प्रोडक्टिविटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आप दूसरे रीजन पर उसके लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मेडिटेरेनियन रीजन में जो कृषि थी वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं थी, वो आपको उसमें लोच का अभाव था। और इस कारण से हम देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगती है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अन्न का उत्पादन उस अनुपात में नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हम यहाँ देखते हैं कि चूंकि ये पूरा रीजन, इसकी इकोनॉमी आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, तो उस कारण से हम यहाँ देखते हैं कि शराब और फल, इसके एक्सपोर्ट पर वो ज्यादा एम्फेसिस करते थे, और ज्यादा से ज्यादा एरिया वो वाइन और फ्रूट के लिए वो असाइन करते थे। यहाँ तक कि आप देखिए स्पेन में भी हम देखते हैं कि शराब के लिए और ऑलिव ऑयल के लिए गेहूं की खेती प्रभावित होती है, और लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र खाद्यान्न के मामले में, और पूरे क्षेत्र पूरी 16वीं शताब्दी में भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए वो दूसरे क्षेत्रों पर आश्रित होता है, और दूसरे क्षेत्रों को भूमध्य सागर में पैर जमाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से ये आप देखिए कि ये पुर्तगाल से ये शुरू होता है, फिर स्पेन में जाता है, और स्पेन से इटली की ओर। तीनों देशों में हमको अमूमन इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, जहां पर सीरियल्स की जगह एम्फेसिस ओलिव और वाइन के कल्टीवेशन पर होता है। पॉपुलेशन बढ़ रहा होता है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन एरिया अंडर सीरियल क्रॉप प्रोडक्शन यानी अनाजों के उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती है। और न ही, चूंकि यहाँ का जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था उसमें भूमि का इंपॉर्टेंस एज ए प्रॉपर्टी बहुत अधिक था, बहुत ज्यादा सुधार का गुंजाइश नहीं था, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये हुआ कि स्पेन और इटली में हम देखते हैं कि 1560 के आसपास संकट उत्पन्न होने लगता है, जो 1585 के आसपास बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेता है। अब देखिए दो चीजें हो गई, पॉपुलेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया। अब देखिए जो इंडस्ट्रीज यहाँ की हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इंडस्ट्रीज सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? तो यहाँ पर एक आपको डाटा दिया गया है फर्नैंड ब्रॉडल के द्वारा। ब्रॉडल का कहना था कि बिगिनिंग ऑफ द 1500 वहां पर 30 लाख आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन आपको 6 से 7 करोड़ की जनसंख्या में मौजूद थे। कहा? मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, और इस रीजन में वो उन आर्टिजन्स की गिनती नहीं कर रहे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे। ये सारे आर्टिजन्स मोस्टली अर्बन एरियाज में लोकेटेड थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1520 से 1540 तक उद्योगों का विकास होता है, और यहाँ पर उद्योगों के विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि औद्योगिक पूंजीवाद अपने प्रारंभिक रूपों में सिर उठाने लगता है। ठीक है, और ये औद्योगिक पूंजीवाद हमको वेनिस और स्पेन में देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण होता है कि कॉलोनीज में आपको डिमांड बढ़ती है, और साथ ही साथ इन देशों में जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उनकी मांगे बढ़ने लगती है। नतीजा हम ये देखते हैं कि पूरे मेडिटेरेनियन में ये जो 1520 से 40 का जो पीरियड है, वहां पर फ्लोरेंस हो, वेनिस हो, कार्डोवा हो, टोलेडो हो, मिलान हो, जेनोवा हो, इन सब जगह हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो आपको फ्लरिश करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम 16वीं शताब्दी के अंत में पहुंचते हैं, 1600 तक पहुंचते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। वुलन इंडस्ट्रीज, वो भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलती है। अब क्यों डिक्लाइन करता है, इसके हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। स्पेन में हम आइए, स्पेन में डिक्लाइन का कारण क्या था? तो स्पेन में हम देखते हैं जो सबसे मेजर डेवलपमेंट होता है कि इसके पास जो डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। बहुत स्ट्रेंज लगता है। स्ट्रेंज इसलिए भी लगता है, क्यों लगता है वो हम आपको बताएंगे। कार्लो एम सिपोला का मानना था
कि इस समय स्पेन जो है वो सिर्फ एक ऐसी खिड़की बनकर रह गया था जो अपने यहाँ से विभिन्न देशों के सामानों को लाने ले जाने का काम करती थी, ठीक। और स्पेन में इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन करने का कारण था नॉर्दर्न नीदरलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में उद्योगों का विकसित होना। हम देखते हैं कि जो यूरोप का मार्केट है उस मार्केट में नॉर्दर्न यूरोप से खास करके जो फिनिश्ड गुड्स है उन गुड्स के मार्केट में नॉर्दर्न कंट्रीज अपने पैर जमाने लगते हैं और उनका प्रेजेंस इतना अधिक हो जाता है कि हमें फिर से ये मैप, इंडस्ट्रियल मैप को यूरोप के ड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पेन की चीजें थी और खास करके आप देखिएगा कि सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलिस्ट स्पेन जो है वो न केवल अपने गृह बाजार से बल्कि अपने औपनिवेशिक बाजार से भी वो बाहर हो जाता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि जो फ्रांसीसी सिल्क है वो स्पेन के रेशम को रिप्लेस कर देता है। जो इंग्लैंड से वुलन टेक्सटाइल है वो स्पेनिश मार्केट में प्रवेश कर अपना स्थान बना लेता है। नीदरलैंड के जहाज जो है वो स्पेन के डिमांड्स को पूरा करने लगते हैं। और इन सब के पीछे जो मूल कारण था वो कारण था, आप देखिए कि जो उत्तर से या इंग्लैंड से, नॉर्दर्न नीदरलैंड से या फ्रांस से जो चीजें आ रही थी उनके मूल्य कम थे, उनकी गुणवत्ता अच्छी थी और स्पेन की उत्पादकता इतनी नहीं थी कि वो इनके डिमांड्स को पूरा कर सके, ठीक है। अब इसी तरह की स्थिति कमोबेश हम देखते हैं इटली, जर्मनी और फ्लैंडर्स में भी देखने को मिलती है। कार्लोस सिपोला का कहना था कि 16वीं शताब्दी में अगर हम स्पेन में पतन को, औद्योगिक पतन की बात अगर करें या स्पेन के डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो इसे समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट सिपोला का कहना है। क्यों नहीं हो रहा? तो उनका ये कहना था कि बहुत बृहद संख्या में 16th सेंचुरी में अभी जो है यूरोप की है और दूसरी तरफ स्पेन में औद्योगिक उत्पादन की संभावनाओं को बल देता है पूंजी की उपलब्धता के आधार पर। लेकिन स्पेन की जो उत्पादन व्यवस्था थी वो इसका लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं तैयार थी भाई? तो देखिए इसमें कुछ कारण है। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स यानी कुशल श्रमिकों का अभाव था। ट्रेड और क्राफ्ट के लिए जो दशाएं थी वो अनुकूल नहीं थी। जो यहाँ की गिल्ड सिस्टम थी, गिल्ड सिस्टम की हठधर्मिता के कारण भी आपका जो उत्पादन व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी, क्योंकि ये गिल्ड जो थे वो आपको गिल्ड टेक्नोलॉजीज को, न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए तैयार नहीं थे। फिर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती थी और जो शासन व्यवस्था थी उसकी जो बाध्यकारी नीतियां थी, इन नीतियों के चलते उत्पादन व्यवस्था आने वाले गोल्ड और सिल्वर से जो पूंजी के रूप में आ रहा था उसका लाभ नहीं उठा पाया। लेकिन इसके आने से हम देखते हैं कि स्पेन में मूल्य में वृद्धि होती है। ये वो पीरियड होता है जब सिल्वर आपको आ रहा होता है, मूल्य में वृद्धि होती है, डिमांड में वृद्धि होती है, लेकिन इस डिमांड की आपूर्ति विदेशी वस्तुओं, विदेशी सेवाओं से होती है। स्पेन के पास अमेरिकी उपनिवेश के लिए 6 साल का ऑर्डर था, लेकिन वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। नतीजतन उपनिवेशवासी विदेशी उत्पादककर्ता की ओर चले गए। नॉर्दर्न नीदरलैंड, इंग्लैंड, मिलान, इटली, वहां से हम देखते हैं टेक्सटाइल है वो आपको स्पेन में पहुंचने लगता है, उसके उपनिवेशों में पहुंचने लगता है। तो वस्तुतः हम ये देखते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर स्पेन में आ रहा है वो स्पेन में स्पेन की इकोनॉमी को हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि स्पेन के माध्यम से यूरोप के इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, नॉर्दर्न इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस गोल्ड और सिल्वर से स्पेन को परचेजिंग पावर मिल रहा है, उनको एक क्रय शक्ति मिल रही है और इस क्रय शक्ति के कारण
हम देखते हैं कि वो सामानों को खरीदता है, और सामानों को खरीदने से जो नॉर्थ का व्यापार है, नीदरलैंड का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, वो व्यापार आपका विकसित होने लगता है। ठीक है, और उसके विकसित होने से हम देखते हैं कि उनकी जो प्रतिस्पर्धी क्षमता है उसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि इटली का भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। क्यों होता है भाई? तो देखिए यहाँ पर 1494 से लेकर 1538 तक इटली जो है वो स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच आपको युद्ध का क्षेत्र हो जाता है। व्यापार प्रभावित होता है, पूंजी नष्ट हो जाती है, अकाल का सामना करना पड़ता है, और इस समय कई बार संक्रामक रोगों से जूझना पड़ता है। 16th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रिवाइवल देखने को मिलता है। कॉटन उद्योग जो है, सूती वस्त्र उत्पादन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम 16th सेंचुरी के एंड में पहुंचते हैं, ये रिवाइवल हमको सतही दिखता है, इसमें कहीं भी डेप्थ, गहराई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जो भी रिवाइवल था वो पारंपरिक प्रणाली से हो रहा था, यानी सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई इनोवेशंस नहीं आए, पुराने जो मैकेनिज्म था, पुरानी टेक्नोलॉजी से ही वो काम कर रहे थे। फिर जो गिल्ड सिस्टम थी वो नई टेक्नोलॉजी अपनाने में विरोध कर रही थी, और जो उत्पादन करता थे उनको पुरानी तकनीक से उत्पादन करने पर बल दे रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो इटली में सामान बन रहा था उसका जो मूल्य है या उसकी जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आपको कम हो गई। कम क्यों हो गई? एक तो वो सामान महंगे हो गए, और सामान महंगे होने के साथ साथ उनकी क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद हम देखते हैं कि वो आपका उत्तर से आने वाले सामानों के सामने टिक नहीं पाते हैं। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा, जो इटली है उसका अपना जो डोमेस्टिक मार्केट था वो बहुत लिमिटेड था, उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित थे, और उनकी जो आर्थिक समृद्धि है वो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स के निर्यात पर, यानी निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर आधारित थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो आपका डिक्लाइन करना शुरू करता है। एक डाटा यहाँ पर है, 1565 में एक्सपोर्ट से इटली को 24,000 लीरा, लीरा आपको इटली की करेंसी है, की आमदनी होती है। ठीक है, लेकिन 16वीं शताब्दी में 1600 के आते आते ये घटकर आपको 2000 से 4000 लीरा तक रह जाता है। इससे हम देखते हैं, और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण इनकी जो प्रतियोगी हैं, जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनके सस्ते सामान और इनका हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि भूमध्य सागर को बाईपास करना, यानी अब नए ट्रेड रूट्स आ गए थे, नए ट्रेड रूट्स जो कहीं से भी मेडिटेरेनियन से होकर नहीं जाते थे, और जिसके चलते मेडिटेरेनियन जो है वो अपना इंपॉर्टेंस लूज करने लगता है। ठीक है, तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम देखते हैं कि मेडिटेरेनियन के डिक्लाइन का कारण क्या था। ठीक है, इस जो नेक्स्ट हमारा क्लास मंडे को होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपको कि नॉर्थ के डेवलप होने का फेवरेबल कंडीशंस क्या था, और एक टॉपिक उसके साथ और डिस्कस करेंगे हम लोग, वो आपका है कमर्शियल रेवोल्यूशन, और थोड़ा सा प्राइस रेवोल्यूशन के बारे में भी जो डिबेट है वो थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए, 1-2 मिनट का समय आपके पास है। यस स्टूडेंट्स, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें। नो सर। समझ में आया आप लोगों को कुछ? यस सर, यस सर। यस सर, Yes, sir. समझ में आ गया। तो आप एक काम कीजिएगा, वो मैप जो दिए मैप को जरूर रखिएगा, उसको देखिएगा। जब हम लोग परसों मिलेंगे इस टाइम में तो फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। वर्ल्ड मैप सर। हाँ, जो पहला मैप हमने आपको दिखाया था जिसमें हम देखिए सारे कंट्रीज के बारे में बताया, वो लोकेशन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, तो फिर ओके आपको सर, है मेरे पास। पूरा यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो आपको समझने में आसानी होगा। ये आपको जब जब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये मैप अगर आपके नक्शे में रहेगा, चाहे वो नेपोलियन का पीरियड हो, चाहे वो लुई 16 का पीरियड हो, चाहे हैब्सबर्ग एम्पायर का हो,
चाहे वो 30 इयर्स बाद का हो, जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से क्लियर होगा। सर फ्यूडलिज्म का अंग्रेजी नाम क्या है? फ्यूडलिज्म तो अंग्रेजी नाम ही है, फ्यूडलिज्म को हिंदी में सामंतवाद कहते हैं। जी सर, उसका इंग्लिश भी नाम होगा ना? इंग्लिश नाम फ्यूडलिज्म ही है। हाँ। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। वेरी वेरी थैंक यू। हाँ, मछली बेचने लगो साहब, मछली ले लो मछली। मछली का परवल भी बेच सकते हैं, परवल बेच लीजिए, बेचो आलू बेच लीजिए।